कि आज फिर हमें आशीर्वाद मिला है लक्ष्मी कुमार श्रीधरन ऑफिस का, और बहुत अच्छा टॉपिक आज कवर करेंगे जो हम लोगों के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके ऊपर बहुत कम लोगों का ध्यान गया है। प्लॉट्स के बारे में जीएसटी का क्या प्रोविजंस हैं, इसके अलावा लेटेस्ट प्रोविजंस हम लोगों के क्या है, लेटेस्ट चेंजेस क्या हुए हैं जीएसटी में, उसको अपडेट। मैं आज आपका परिचय के लिए मध्य प्रदेश के छतरपुर से श्री शैलेश विश्वकर्मा जी से रिक्वेस्ट कि पहले हमारे आज के मुख्य वक्ता सरस्वती श्री कुंदन कुमार जी का परिचय दे दें, लोगों को के बारे में थोड़ा सा ज्ञान हो। उसके बाद मैं अपने मुख्य वक्ता साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना संबोधन स्टार्ट करें। शैलेश भाई मेरे ख्याल से अनम्यूट हो गए आप। शैलेश भाई अनम्यूट कर दिए, मैं आपको ध्यान ही रहा। वही बहुत देर से देख रहा था कि मेरी आवाज मुझे ही सुनाई पड़ रही, आप लोग को शायद नहीं सुनाई पड़ रही होगी। जी जी जी। आज हमें बहुत ही इस बात का हर्ष है कि आज हम 150वें वेबिनार में हम सब साथ साथ बैठे हुए हैं, और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो दिन भी दूर नहीं जब 150 के आगे 09 जुड़ जाएगा तो 1500 वेबिनार हो जाएंगे। तो हम सब ऐसे ही साथ साथ अपने साथ पढ़ते रहें और आगे आगे चलते रहेंगे। और जैसा कि हर्ष सर ने बताया कि आज हमें पुनः एक भारत की जानी मानी और टैक्सेशन मामलों में विशेषज्ञ कंपनी लक्ष्मी कुमार श्रीधरन का आशीर्वाद फिर से मिला है। इसके पहले हमारी बहन चरण्या लक्ष्मी कुमारन और आई थी, वो 2 बार हमारे मध्य में आई और उन्होंने हम लोगों को अच्छा मार्गदर्शन दिया और अच्छा ज्ञान दिया। उसके बाद दूसरी बहन हमारी सुरभि प्रेमी जी आई, वो भी हमारे साथ 2 बार रही। और जैसे इस बार सर ने हमको आदरणीय कुंदन कुमार जी का विषय में बताया, तो हमने कहा सर ये कौन है, तो बोले लक्ष्मी कुमार श्रीधरन कंपनी से बिलोंग करते हैं और ये आ रहे हैं, लेकिन और ये कंपनी सेक्रेटरी हैं। तो अरे हमने कहा ये बहुत अच्छी बात है, ये कंपनी सेक्रेटरी महोदय आज हमारे बीच में पधारेंगे और हम सभी को ज्ञान देंगे। और इतनी अच्छी फर्म के निश्चित रूप से ये विशेष रूप से बहुत ज्ञानी और विद्वान पर्सन है, व्यक्ति हैं। और जैसा मैं देख पा रहा हूँ उनको, उनके चेहरे में जो तेज झलक रहा है, तो ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज मुझे उनका परिचय देने का अवसर मिला है। आदरणीय कुंदन कुमार जी एसोसिएट है लक्ष्मी कुमार एंड श्रीधरन कंपनी से लगभग 7 वर्षों से, और ये इनका जो मुख्य काम करने का क्षेत्र है ये जीएसटी और सभी टैक्स की जो टैक्स से संबंधित सलाह है वो उनका मुख्य एरिया है। यानी कि जो आज हमारा विषय है प्लॉट के ऊपर जीएसटी, उस पर विशेष रूप से इनके पास बहुत अच्छा ज्ञान होगा। इसके बाद ये अपने क्लाइंट्स जो इनको आते हैं इनके पास मुख्य रूप से कंस्ट्रक्शन का जो एरिया है, रियल एस्टेट का एरिया है, लॉजिस्टिक का एरिया है, हॉस्पिटलिटी का एरिया है, आयल गैस हेल्थ केयर इत्यादि इत्यादि इनके पास सब्जेक्ट हैं जो जिस क्षेत्र में ये सलाह देते हैं और काम करते हैं। मुख्य रूप से इनका जो कार्यालयीन कार्य होता है, ऑफिस वर्क होता है, उसमें ये बहुत रुचि से काम करते हैं और उसमें टैक्स कंप्लायंसेस वगैरह में और बिजनेस को दोबारा कैसे प्रॉपर तरीके चलाया जाए उसकी काम करने में इनका बहुत योगदान रहता है। इन्होंने बहुत सारे आर्टिकल लिखे हैं जो अलग अलग टैक्स जर्नल्स में प्रकाशित हुए हैं। इनकी शिक्षा है बीएलएलबी, और साथ साथ जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये कंपनी सेक्रेटरी भी हैं, और पहले कंपनी सेक्रेटरी हैं जो आज हमारे मध्य पधारे हुए हैं जहां तक मेरा ज्ञान है। तो मैं कुंदन कुमार जी का स्वागत करता हूं और उनसे निवेदन करूंगा कि वो आज हम सबको इस विशद विषय पर, कठिन विषय पर और अनछुए विषय पर हमको अपना ज्ञान दें और हम लोगों की शंकाओं का समाधान करें। आदरणीय कुंदन कुमार जी। Thank you so much, sir, for your enlightening words. Good evening, everyone. Today, I have chosen one of the topic from real estate,
that is taxability of plots and transactions related thereto. सर एक चीज कंफर्म करना था, हिंदी मोड ऑफ सर हिंदी, कम्युनिकेशन रखना है? सर हिंदी इज कन्वीनियंट, हम सब ठीक है सब सर, ठीक है, टोटल हिंदी ही हिंदी रखेंगे। speaking। ओके ओके सर, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। सो सर बेसिकली हम लोग लैंड से जो रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं, जिसमें डेवलपमेंट ऑफ प्लॉट जो किया जाता है, जनरली एक कोलैबोरेशन एग्रीमेंट होता है लैंड ओनर और डेवलपर के बीच में, एंड दैट कोलैबोरेशन एग्रीमेंट मे बी इनटू एन एरिया शेयरिंग बेसिस और रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस। तो उस पर क्या टैक्सेबिलिटी आएगी लैंड ओनर कैन पे और डेवलपर कैन पे, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेल ऑफ प्लॉट्स करते हैं तो प्लॉट पे कई सारे चार्जेस डेवलपर कलेक्ट करता है, उसकी क्या टैक्सेबिलिटी होगी। उसके बाद अगर लीज प्लॉट करते हैं तो लीज पे क्या इम्प्लीकेशंस आएगा, ये ब्रॉडली हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ रिसेंट सर्कुलर वगैरह जो आया हुआ है वो डिस्कस करेंगे। सो मूविंग विद द टैक्सेबिलिटी ऑफ प्लॉट्स, बेसिकली डेवलपमेंट सर्विसेज। तो सर जैसा कि हम जानते हैं कि लैंड ओनर्स के पास लैंड होता है बट दे डू नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज और कैपिटल, तो वो डेवलपर को एंगेज करते हैं। और डेवलपर एक बेयर लैंड जो होता है जिसपे लाइसेंस लिया जाता है और उसके बाद जो उसमें कुछ डेवलपमेंट एक्टिविटीज की जाती है, लाइक ड्रेनेज सिस्टम हो गया, फिर रोड, इंटरनल रोड्स हो गए, पार्क हो गया, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, वाटर कनेक्शन, और कुछ कंपाउंड वॉल वगैरह बन सकता है जिसे हम प्लॉटेड कॉलोनी बोलते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट है लैंड ओनर डेवलपर के साथ एग्रीमेंट करता है, और ये अरेंजमेंट दो तरीके से जनरली इंडस्ट्री के अंदर होता है। एक एरिया शेयरिंग अरेंजमेंट, जिसमें कि लैंड ओनर एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड एरिया डेवलपर को दे देता है एज अ कंसिडरेशन फॉर डेवलपिंग द एंटायर एरिया। और दूसरा पॉपुलर अरेंजमेंट रिवेन्यू शेयरिंग होता है, जिसमें कि लैंड को जब हम प्लॉट में डेवलप करते हैं, प्लॉट को सेल करने के बाद जो रेवेन्यू आएगा उसका कुछ परसेंटेज डेवलपर रिटेन करता है और कुछ परसेंटेज लैंड ओनर के पास चला जाता है। ये दो पॉपुलर मेथड्स होते हैं जो कि इंडस्ट्री में काफी पॉपुलर है। इसके अलावा एक फिक्स्ड कंसिडरेशन मेथड भी हो सकता है, जिसमें बेसिकली लैंड ओनर डेवलपर को एज ए कॉन्ट्रैक्टर एंगेज करता है फॉर डेवलपिंग द लैंड इनटू अ प्लॉटेड कॉलोनी। सो सर पहला क्वेश्चन इसमें आता है, जैसे आप रियल एस्टेट सेक्टर में देखे होंगे, जो कंस्ट्रक्शन वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं, बेसिकली ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज, तो वहां पे लैंड ओनर डेवलपमेंट राइट्स, जो राइट्स लैंड से एसोसिएटेड हैं, बेसिकली राइट ऑफ पोजीशन, राइट टू कंस्ट्रक्ट, राइट एंड राइट टू ओन एंड सेल द सुपर स्ट्रक्चर। बेसिकली लैंड ओनर क्या करता है कि लैंड आपको दे देता है, अदर देन ओनरशिप जितनी भी राइट्स हैं उस लैंड पे, अंडरलाइंग लैंड पे, जो कि सबसे पहला होता है कि पोजीशन, आपको पोजीशन दे दिया कि आप लैंड पे जा सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, सुपर स्ट्रक्चर आपने बना दिया, उसके बाद उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं, और अल्टीमेटली सुपर स्ट्रक्चर को आप सेल करेंगे अलॉन्ग विथ अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन लैंड, जो कि लैंड ओनर करता है। तो इस राइट्स को हम डेवलपमेंट राइट बोलते हैं। एंड देयर आर सेवरल डिसीजंस ऑफ द ट्राइब्यूनल्स एंड द हाई कोर्ट्स, जहां पे कि ये बोला हुआ है कि ये राइट्स भी इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है। और इसी बेसिस पे सर्विस टैक्स में अगर आप देखेंगे तो सर्विस का एक डेफिनेशन हुआ करता था अंडर सेक्शन 65B क्लॉज 44 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 1994। तो वहां पे हम आर्ग्यू करते थे कि डेवलपमेंट राइट्स जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, सो इट विल नॉट क्वालिफाई टू बी सर्विस, और इस पे कोई सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। ये काफी लिटिगेटिव इशू था और उसके बाद कई सारे डिसीजंस भी आए। सो एक रिसेंट डिसीजन आप देखेंगे तो चंडीगढ़ ट्राइब्यूनल का है इन द केस ऑफ डीएलएफ डेवलपर्स इटसेल्फ। तो सर जब हम प्लॉट की बात करते हैं तो प्लॉट में क्या होता है कि एक बेयर लैंड को मेयरली डेवलपर प्लॉटेड कॉलोनी में कन्वर्ट कर देता है। तो उस केस में कोई भी सुपर स्ट्रक्चर नहीं होता जिसकी ओनरशिप डेवलपर के पास हो, और ना ही कोई सुपर स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है। तो इन सब रीजनिंग के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि
प्लॉटेड कॉलोनी में जब एक लैंड ओनर डेवलपर को एंगेज करता है तो कोई भी सप्लाई लैंड ओनर डेवलपर को नहीं करता है इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट राइट्स। तो पहला क्वेश्चन जो रहता है कि डेवलपमेंट राइट है या नहीं है प्लॉटेड कॉलोनी में, तो उसका आंसर है कि देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स बाय द लैंड ओनर टू द डेवलपर, सो नो टैक्स विल बी लेवेबल देयर ऑन। सो सर अब नेक्स्ट देखेंगे एरिया शेयरिंग अरेंजमेंट। तो इसमें जैसे कि जो डेवलपर एरिया क्रिएट करता है उसके बदले में एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ एरिया डेवलपर को मिल जाता है। से 100 एकर्स ऑफ लैंड थे जिसमें कि डेवलपर ने बोला कि डेवलपमेंट करने के बाद मैं 60 एकर्स जो है वो मेरा रहेगा और 40 एकर्स मैं आपके लिए डेवलप करूंगा फॉर लैंड ओनर। तो इसमें जो आप देखेंगे 60 एकड़ जो है वो कंसिडरेशन है डेवलपर का फॉर डेवलपिंग द एंटायर लैंड इनटू अ प्लॉटेड कॉलोनी। तो सर इसमें पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये जो ट्रांजैक्शन है तो डेवलपर का क्या रोल है। तो यहाँ पे देखेंगे डेवलपर इज मियरली प्रोवाइडिंग डेवलपमेंट सर्विस फॉर डेवलपिंग द लैंड इनटू अ प्लॉटेड कॉलोनी, जिसमें वो कई सारी चीजें करता है लाइक ही डेवलप्स रोड्स और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर कनेक्शन, ग्रीन बेल्ट वगैरह बनाना होता है। तो ये सारे एमिनिटीज को डेवलप करता है जिसके बदले में उसे फिक्स्ड एरिया मिल रहा है। तो सर ये जो सर्विस है ये डेवलपमेंट सर्विस है, तो डेवलपमेंट सर्विस पे 18% टैक्स लगेगा। बट सर मेजर इशू यहाँ पे ये आता है कि डेवलपमेंट सर्विस इज देयर बट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सर्विस ऑन विच जीएसटी इज टू बी पेड। तो सर अगर आप देखेंगे ये जो ट्रांजैक्शन है ये नॉन मॉनेटरी टर्म में हो रहा है, कोई पैसा का लेन देन नहीं है। तो इसमें सेक्शन 15 क्लॉज 1 जो है जो कि बोलता है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं करेगा। फिर हम आप बाकी सेक्शंस देखेंगे तो सेक्शन 15 क्लॉज 4 है, उसमें गवर्नमेंट को एम्पावर कर रहा है कि रूल गवर्नमेंट बना सकती है, उसके अकॉर्डिंग वैल्यूएशन किया जाएगा। अगेन देयर आर सेवरल रूल्स, रूल 27 to 31। तो ये जो सर्विस है ये कहीं भी कवर नहीं हो रहा है। अल्टीमेटली आप रूल 30 और रूल 31 रीड करेंगे, रूल 30 बोलता है कि जब प्रीवियस रूल्स एप्लीकेबल नहीं हो रहा है रूल 27 से 29 तक, तो आप जो कॉस्ट जो लगा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, उसमें 10% मार्जिन ऐड करेंगे तो 110% जो कॉस्ट है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा। और अगेन रूल 31 बोलता है कि सर्विस प्रोवाइडर जो है वो रूल 30 को इग्नोर करते हुए डायरेक्टली रूल 31 अप्लाई कर सकता है, जिसमें कोई भी आप एक रीजनेबल बेसिस ले सकते हैं कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल्स गिवन अंडर सेक्शन 15 एंड अदर प्रोविजंस ऑफ दैट चैप्टर, बेसिकली रूल्स। तो सर यहाँ पे अगर हम वैसे बात करें तो डेवलपर को जो मिला है, क्या मिला उसके पास, एक पर्टिकुलर एरिया मिला, पूरे एरिया को डेवलप करने के बदले वहां पे कुछ एरिया उसे मिला हुआ है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसमें सर 3 इश्यूज आते हैं कि इसमें क्या वैल्यू लिया जाएगा। एक आप ये कह सकते हैं कि रूल 31 को लगाते हुए हम ये बोल सकते हैं कि 110% जो कॉस्ट में इंकर कर रहा हूं फॉर डेवलपिंग द एरिया विच विल बी टू द शेयर ऑफ द लैंड ओनर, हम पूरे एरिया की बात नहीं कर रहे हैं, बट ये आर्ग्यूमेंट हम तभी ले सकते हैं 110% वाला जब आपका एग्रीमेंट ऐसा सजेस्ट करे, मतलब एग्रीमेंट ऐसी वर्डिंग उसकी होनी चाहिए ये रिफ्लेक्ट करे कि जैसे एक एग्जांपल ले रहे थे 10 एकर्स लैंड है तो उसमें ये बोले कि 10 एकर्स में से 6 एकड़ आप लैंड ओनर के लिए डेवलप कर रहे हैं, तो रिमेनिंग 4 एकर्स जो है वो लैंड ओनर डेवलपर को देगा एज अ कंसिडरेशन फॉर डेवलपिंग 6 एकर्स ऑफ लैंड विच विल बी गिवन टू द लैंड ओनर। अगर आपका एग्रीमेंट इस तरीके से रीस्ट्रक्चर्ड है या कंटेम्पलेट कर रहा है तो उस केस में हम ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि 6 एकड़ को डेवलप करने के लिए जितना भी मेरा खर्चा लगा, और खर्चे में क्या हो सकता है, एक जो डेवलपमेंट कॉस्ट हुआ, डेवलपमेंट आप खुद कर सकते हैं या सब कॉन्ट्रैक्टर को एंगेज करेंगे, उसके बाद उसमें लाइसेंस वगैरह लेने के लिए खर्चे लगे होंगे, कई सारे अप्रूवल आपने लिया होगा, तो हमें प्रोपोर्शनेट खर्चा निकालना है 6 एकड़ के लिए जो कि लैंड ओनर को दिया जाएगा। तो उस पे जितना भी खर्चा हुआ उसका 110% आप ले सकते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई। दिस इज वन आंसर, बट ये डिस्प्यूटेबल है, ये डिपार्टमेंट डिस्प्यूट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम ये बोलें कि मैंने 6 एकड़ डेवलप किया, डेवलपर ने 6 एकड़ डेवलप किया, उसके बदले में उसे 4 एकड़ अनडेवलप्ड लैंड मिला था, तो 4 एकड़ जो लैंड है आपके पास उसकी जो वैल्यू होगी वो हम बोल सकते हैं कि वो वैल्यू ऑफ डेवलपमेंट सर्विस है जिसपे डेवलपर को टैक्स पे करना पड़ेगा।
सर तीसरा मुद्दा आता है कि जो 4 एकड़ लैंड है, जो डेवलप लैंड, मैं अनडेवलप्ड की बात नहीं कर रहा हूं, जो 4 एकड़ डेवलप लैंड है उसकी सेल वैल्यू निकालें। तो सर डिपार्टमेंट का व्यू देखेंगे तो डिपार्टमेंट ऑलवेज इंडोर्सेस फॉर दिस वैल्यूएशन मेथड। डिपार्टमेंट बोलता है कि जो भी एरिया डेवलपर के शेयर में आ रहा है उसका सेल वैल्यू आप निकालिए, दैट वैल्यू विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ जीएसटी। सर आप यहाँ पे देखेंगे जो डेवलप लैंड होता है उस, अब एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं कि बेयर लैंड का आप कॉस्टिंग निकालेंगे, एक पर स्क्वायर यार्ड का एग्जांपल लेते हैं कि किसी भी एरिया में बेयर लैंड की वैल्यू सपोज कीजिए 10,000 है, बट द मोमेंट यू कन्वर्ट इट इनटू अ प्लॉटेड कॉलोनी, और जब सारा का सारा डेवलपमेंट हो जाएगा तो उसी की वैल्यू 40 से 50,000 रुपए गज हो जाएगा। तो डिपार्टमेंट तो हमेशा इंसिस्ट करेगा कि आप 50,000 रुपए गज पे टैक्स पे कीजिए, ना कि 10,000 रुपए गज पे। उसके अकॉर्डिंग, डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग वैल्यू जो है वो आपको डेवलप्ड वैल्यू जो है सेल का, ये लैंड जो आपने डेवलप कर दिया और जो पोर्शन आपके पास आ रहा है उसका सेल वैल्यू आप निकालो और उस पे टैक्स पे करो। बट सर आप इनमें से तीनों में से कोई भी वैल्यू ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि रूल 31 जो है कोई स्पेसिफिक रूल तो लग नहीं रहा है। तो यहाँ पे हम रूल 31 को लगाते हुए वी कैन आर्ग्यू दैट इवन 110% of the cost incurred for developing the area which will be given to the landowner will be the value of supply of development services. But this view is highly disputable by the department, उस केस में लड़ने की जरूरत होगी। तो यहाँ पे एक देखेंगे एक रूलिंग भी आया हुआ है इनफॉर्म इज रियलिटी करके, ये हरियाणा अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग का ही है। इन लोगों ने ये बोला कि इसमें सर सिमिलर ट्रांजैक्शन हो रहा था, एक लैंड को प्लॉटेड कॉलोनी में डेवलपर ने कन्वर्ट किया था और उसके बदले में कुछ परसेंटेज डेवलप एरिया डेवलपर को जा रहा था। तो डिपार्टमेंट ने बोला कि यहाँ पे जो सर्विस आपने दी है डेवलपमेंट सर्विस टू द लैंड ओनर, उस पे 18% टैक्स पे करना है, एंड दैट टू ऑन द सेल वैल्यू ऑफ द लैंड विच विल बी गिवन टू द डेवलपर। सर ये तो वैल्यू हो गया। उसके बाद सर एक मेजर इशू ये आता है कि आप टैक्स कब पे करेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा। सर सबसे बड़ा इशू इसमें तो ये आता है कि जैसे आप देखेंगे जो बाकी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, बेसिकली ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज हो या कॉमर्शियल जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, इसमें पहले भी इश्यूज थे, सर्विस टैक्स रेजिम में भी था, जीएसटी में भी इश्यूज था। तो बाद में बोर्ड ने एक सर्कुलर ये नोटिफिकेशन इशू किया था, नोटिफिकेशन नंबर 6/2019। इसमें ये बोला गया कि जो डेवलपमेंट राइट्स हैं जो कि लैंड ओनर डेवलपर को प्रोवाइड करता है, और जो डेवलपमेंट राइट के बदले में कंस्ट्रक्शन सर्विस डेवलपर प्रोवाइड करता है लैंड ओनर को, उस पे टैक्स आप जब आपके पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट आएगा एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है उसके बाद जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट आएगा या जब आप प्रोजेक्ट को ऑक्यूपाई करेंगे उस समय टैक्स पे करने की जरूरत है। तो सर पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये नोटिफिकेशन का हम बेनिफिट उठा सकते हैं, नहीं उठा सकते हैं? क्या मुझे फर्स्ट डे पे टैक्स पे करना पड़ेगा, या जब जब मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ परसेंटेज कंप्लीशन के अकॉर्डिंग की जितनी डेवलपमेंट हो गई उस पे आप टैक्स पे कर दें, या हम ये बोलें कि लास्ट में ही टैक्स पे किया जा सकता है रिलाइंग अपॉन दैट नोटिफिकेशन 6/2019। तो सर 6/2019 है, ये तो डायरेक्टली अप्लाई नहीं करेगा फॉर द रीजन ये डीआर के कॉन्टेक्स्ट में दिया हुआ है, और दूसरा जब आप कंस्ट्रक्शन करते हैं प्लॉटेड कॉलोनी में ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, अनलाइक इन केस ऑफ ग्रुप हाउसिंग जहां पे फ्लैट सोसाइटी बनाई जाती है। और प्लॉटेड कॉलोनी में जैसा हम पहले देख रहे थे कि कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, नॉर्मल एमिनिटीज वगैरह होते हैं वो बनाई जाती है। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं है, तो इस पे हम रिलाई नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हमें सेक्शन 13 जो है जो कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस को गवर्न करता है, उस सेक्शन को अप्लाई करते हुए हम ये बोलेंगे कि जब जब आप कंस्ट्रक्शन वो डेवलपमेंट एक्टिविटीज कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे इस पे टैक्स पे करने की जरूरत होगी। क्योंकि सर सेक्शन 13 क्लॉज 2 देखेंगे ना, उसमें 3 क्लॉजेस दिया हुआ है। पहला तो ये बोलता है कि टाइम ऑफ सप्लाई विल अराइज एट द अर्लीस्ट। क्लॉज ए बोलता है कि जब आप इनवॉइस इशू करते हैं and that too when invoice is issued within the prescribed time or date of receipt of payment whichever is earlier। तो हमारे वाले केस में पहला क्लॉज नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे इनवॉइस डेवलपर ने इशू नहीं किया होगा और पेमेंट तो आता ही नहीं है। दूसरा वो बोलता है कि जब आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं या पेमेंट रिसीव करते हैं वो ले लीजिए। तो हमारे वाले केस में जो ये जितना हम डेवलपमेंट कर रहे हैं वो माना जाएगा कि उतनी सर्विस आपने दे दी है,
तो बेटर ये रहेगा कि हम मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे टैक्स को डिस्चार्ज करें। अगर एंड में करना हो तो वो डेट इज हाईली डिस्प्यूटेबल एंड दिस नोटिफिकेशन विल नॉट अप्लाई। सर दूसरा आता है रेवेन्यू शेयरिंग अरेंजमेंट। रेवेन्यू शेयरिंग में क्या होता है कि जैसे कि 10 एकड़ का लैंड था, उसे डेवलपर ने डेवलप कर दिया, उसके बाद बोला कि 60% जो शेयर आएगा, 60% जो रेवेन्यू आएंगे प्लॉट को सेल करने के बाद, वो 60% डेवलपर ले लेगा और 40% लैंड ओनर ले लेगा। और इसमें जो भी खर्चे वगैरह होंगे डेवलपमेंट करने के लिए, वो तो सारा का सारा डेवलपर के ही अकाउंट पे होता है, मतलब डेवलपर ही इनकर करेगा। तो इसमें तो सर सिंपल है, ये आप सेक्शन 15(1) लगाएंगे और बोलेंगे कि ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है, कितने पैसे डेवलपर को मिल रहा है फॉर अंडरटेकिंग द एंटायर डेवलपमेंट एक्टिविटी, तो वो जो भी रेवेन्यू शेयर डेवलपर के पास आ रहा है वो उसका कंसिडरेशन है। तो उस पे पूरे के पूरे अमाउंट पे जो कि वो रिटेन करेगा, उस पे 18% टैक्स लगेगा। और इसमें आप देखेंगे तो दो रूलिंग भी है, एक विदित बिल्डर्स करके है, उसमें एमपी मध्य प्रदेश की रूलिंग है, दूसरा मार्क स्पेसिस, ये कर्नाटका अथॉरिटी का रूलिंग है, एंड दिस रूलिंग वाज आल्सो अपहेल्ड बाय द एपेलेट अथॉरिटी। तो इसमें ये बोला कि जो भी रेवेन्यू शेयर डेवलपर का होगा, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई, और उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। सर अगेन इसमें भी आता है कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो अगेन नोटिफिकेशन 6/2019 विल नॉट अप्लाई। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी, जब पैसे अगर आपको पैसे अगर स्टार्टिंग में मिल जाए, जनरली पैसे स्टार्टिंग में तो मिलते नहीं है, जब जब आप प्लॉट सेल करेंगे उसमें फिर अगेन एस्क्रो अकाउंट वगैरह होगा, अरेंजमेंट वगैरह देखना पड़ेगा कि वो क्या कंटेम्पलेट कर रहा है, कि डेवलपर कब पैसे लेगा और लैंड ओनर के पास कब जाएगा। तो अगर रेवेन्यू रिसीट पहले आ रहा है तो वो टाइम ऑफ सप्लाई होगा, या रेवेन्यू बाद में आएगा तो जब जब आप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे कर सकते हैं। करेक्ट। एंड सर ये जो एरिया शेयरिंग का जो हम डिस्कस कर रहे थे, इसमें भी ये इशू आ सकता है कि जो डिमार्केटेड एरिया है, अगर एरिया पूरा का पूरा अगर आपको बिगनिंग में ही डिमार्केट कर दिया, सपोज कीजिए कि आज के डेट में आप कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, डेवलपर कोई एग्रीमेंट कर रहा है लैंड ओनर के साथ 10 एकड़ लैंड के लिए, जिसमें फर्स्ट डे पे ही एरिया डिमार्केट कर दिया कि 4 एकड़, ये वाला 4 एकड़ एरिया डेवलपर का होगा और रिमेनिंग 6 एकड़ लैंड ओनर के हैं, और जितने भी प्लॉट्स बनेंगे लैंड ओनर खुद बेचेगा और डेवलपर खुद बेचेगा, तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई फर्स्ट डे पे ही आ जाएगा और उसी दिन आपको टैक्स पे करने की जरूरत होगी। सर और तीसरा मॉडल ये हो सकता है कि देयर मे बी अ फिक्स्ड कंसीडरेशन, कि डेवलप लैंड ओनर ने मेरली डेवलपर को एंगेज किया फॉर डेवलपिंग द बेयर लैंड इनटू अ प्लॉटेड कॉलोनी, और उसके बदले में एक फिक्स्ड अमाउंट मॉनेटरी टर्म्स में उसे दे दिया जाएगा। अगेन जो भी मॉनेटरी अमाउंट आप डेवलपर को दे रहे हैं वो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा फॉर डेवलपिंग द लैंड, और उस पर 18% टैक्स लगेगा। सर नेक्स्ट इशू हम डिस्कस करेंगे सेल ऑफ प्लॉट्स। सर ये देखेंगे, ये काफी प्रॉब्लम था, ये अभी रिसेंटली सर्कुलर इशू किया है डिपार्टमेंट ने, बट उससे पहले मल्टीपल रूलिंग्स थे डिफरेंट स्टेट्स का, जिसमें ये बोला कि प्लॉट जो है, प्लॉट पे भी टैक्स लगेगा। उन्होंने इसे कंस्ट्रक्शन सर्विस से क्विट कर दिया था। पहले हम प्रोविजन देखते हैं। सर अगर आप सेक्शन 7(2) देखेंगे, सेक्शन 7(2) बोलते हैं कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस जो शेड्यूल 3 में स्पेसिफाइड है, वो ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस। एज ए रिजल्ट उन ट्रांजैक्शंस पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो शेड्यूल 3 में पैराग्राफ 5 है, वो बोलते हैं सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट टू पैरा 5 ऑफ शेड्यूल 2 सेल ऑफ बिल्डिंग। तो ये दोनों ट्रांजैक्शंस हैं। सेल ऑफ बिल्डिंग बेसिकली कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने के बाद जो आप यूनिट या बिल्डिंग बेच रहे हैं, वो ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस। तो ये जो दो ट्रांजैक्शंस हैं, सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग, इस पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ये हमारा लीगल प्रोविजन बोलता है। बट सर प्रॉब्लम ये आता है, डिपार्टमेंट का क्या रीजनिंग रहा है और अथॉरिटीज का, वो बोलते हैं कि यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है दैट इज मियरली सेल ऑफ लैंड, बट जो आप बेच रहे हो, जो लैंड ओनर बेच रहा है, वो डेवलप प्लॉट बेच रहा है। तो देवर सेइंग दैट डेवलप प्लॉट इज नॉट इक्विवेलेंट टू लैंड, ये लैंड के बराबर का नहीं है, इसमें कंस्ट्रक्शन सर्विस भी इन्वॉल्व है। तो उसे वो बोलते थे कि आप कंस्ट्रक्शन सर्विस लेकर इस पे टैक्स पे करो।
तो सर ये मुंजल मनीष भाई भट्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक गुजरात हाई कोर्ट का डिसीजन है। ये डिसीजन मेनली तो ये था कि जो 1/3 डीमिंग फिक्शन जो दिया हुआ है नोटिफिकेशन नंबर 11/2017, जो सेंट्रल टैक्स रेट है जो कि सर्विस पे रेट बताता है, वहां पे आप देखेंगे पैरा 2 में ये बोलता है कि लैंड जब आप कंस्ट्रक्शन सर्विस करते हैं और जो अमाउंट चार्ज करते हैं उसमें लैंड की भी वैल्यू इंक्लूडेड होती है। तो जैसे कि लैंड शेड्यूल 3 में कवर्ड है और साथ में ये स्टेट लिस्ट में भी है। दिस वाज द रीजनिंग दैट लैंड वाज कवर्ड अंडर शेड्यूल 3, ताकि जो स्टेट जो है अभी भी देखेंगे स्टेट्स उस पर स्टैम्प ड्यूटी वगैरह लगाती है और जीएसटी के अंदर लैंड को लाया ही नहीं गया है, इसीलिए इसे शेड्यूल 3 में कवर किया। तो ये जो नोटिफिकेशन बोलता है कि जो भी अमाउंट आप कस्टमर से चार्ज करते हैं उसमें लैंड की वैल्यू भी इंक्लूडेड होती है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि 1/3 वैल्यू जनरली लैंड की वैल्यू आप डीम कर लो, ये फिक्स्ड मान लिया कि 1/3 वैल्यू विल बी डीम्ड टू बी द वैल्यू ऑफ लैंड। तो जो भी अमाउंट आप चार्ज करेंगे उसमें से 1/3 माइनस कर दीजिए और रिमेनिंग 2/3 जो अमाउंट है वो कंस्ट्रक्शन सर्विस का वैल्यू रिफ्लेक्ट कर रहा है और उस पर आपको टैक्स पे करने की जरूरत है। तो इस प्रोविजन को चैलेंज किया गया था गुजरात हाई कोर्ट के सामने। तो कोर्ट ने ये बोला कि आप डिम्ड फिक्स वैल्यू नहीं बता सकते, जब एक्चुअल वैल्यू अवेलेबल है तो आप एक्चुअल वैल्यू का डिडक्शन देंगे। अगर वैल्यू नहीं है तो उस केस में तो डिमिंग फिक्शन एक्सेप्टेबल हो सकता है, बट व्हेन लैंड वैल्यू इज देयर जो कि आप आइडेंटिफिएबल है तो आप एक्चुअल वैल्यू का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं और जो रिमेनिंग अमाउंट आ रहा है उस पे ही टैक्स पे करना है। तो सर उसमें एक दूसरा मुद्दा ये भी था, प्लॉट से रिलेटेड था कि प्लॉट पे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। तो उसमें कोर्ट ने ये बोला कि जो लैंड जो एक्सप्रेशन यूज किया हुआ है शेड्यूल 3 के अंदर जो कि बोलता है सेल ऑफ लैंड, तो कोर्ट ने बोला कि लैंड इंक्लूड्स डेवलप्ड लैंड आल्सो। तो अगर आप डेवलप्ड लैंड सेल करने के लिए एग्रीमेंट कर रहे हैं या डेवलप्ड प्लॉट सेल कर रहे हैं तो उस पे भी टैक्स नहीं लगेगा, फॉर द रीजन दिस ट्रांजैक्शन इज कवर्ड अंडर शेड्यूल 3। बट सर एक ऑब्जर्वेशन था गुजरात हाई कोर्ट का, उस कोर्ट ने ये बोला कि अगर आप लैंड अपने कस्टमर के लिए डेवलप कर रहे हैं या उसके बिहाफ पे डेवलप कर रहे हैं तो देयर मे बी प्रोविजनिंग ऑफ सर्विस, तो उस पे टैक्स लग सकता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपको जब भी एग्रीमेंट करते हैं तो हमें एग्रीमेंट को देखने की जरूरत है कि आपका एग्रीमेंट क्या इंडिकेट कर रहा है, वेदर यू आर एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट विद द कस्टमर फॉर सेल ऑफ डेवलप्ड प्लॉट और यू आर merely एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट फॉर डेवलपिंग द लैंड इनटू अ प्लॉट ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस होने की जरूरत है कि एग्रीमेंट हमें ये बताए कि हम एक डेवलप प्लॉट को सेल करने की बात कर रहे हैं। अगर हम डेवलप प्लॉट सेल कर रहे हैं तो उस केस में ये शेड्यूल 3 में कवर होगा और टैक्स इस पे नहीं लगेगा। टेकिंग नोट ऑफ द गुजरात हाई कोर्ट डिसीजन, द गवर्नमेंट हैज इशूड दिस सर्कुलर नंबर 177। तो सर ये सर्कुलर ये बोलता है कि अगर इसका ऑपरेटिव पार्ट देखें जो लैंड से रिलेटेड था, इसने बोला कि लैंड में बी सोल्ड इधर एज इट इज, आप एज इट इज बेच सकते हैं या कुछ डेवलपमेंट एक्टिविटीज कर सकते हैं। और डेवलपमेंट एक्टिविटीज जनरली जो होता है लेवलिंग करते हैं लैंड का, उसमें ड्रेनेज लाइन डालते हैं, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन, ये सारी चीजें आप करते हैं, उसके बाद भी बेच सकते हैं। बट जो नेचर है अंडरलाइंग ट्रांजेक्शन का वो लैंड ही है। भले हम प्लॉट उसे बोल रहे हैं बट प्लॉट और लैंड बोथ आर सेम थिंग। तो इसने बोला कि सेल ऑफ डेवलप्ड लैंड इज आल्सो सेल ऑफ लैंड, सो इट विल गेट कवर्ड अंडर शेड्यूल 3 और इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। और साथ में बोर्ड ने ये भी बोला कि जो सर्विस डेवलपर रिसीव कर रहा है फॉर डेवलपमेंट ऑफ द लैंड उस पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। सर ये सर्कुलर ने क्लैरिफाई कर दिया, ये हमारे पास गुजरात हाई कोर्ट का डिसीजन है। अभी भी प्रॉब्लम आ सकता है इसमें। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर आप डेवलपर की प्रैक्टिस देखें, डेवलपर कैसे अमाउंट चार्ज करता है प्लॉट को सेल करने के लिए। एक तो नॉर्मल ट्रांजैक्शन हो सकता है कि जिसमें आपने पर स्क्वायर यार्ड या पर स्क्वायर मीटर एक फिक्स्ड अमाउंट बता दिया कि जैसे कि 50,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड, इसमें सारे के सारे चार्जेस इंक्लूडेड हैं, लाइक डेवलपमेंट चार्ज, एडीसी, आईडीसी या बाकी जो भी चार्जेस हों रिस्पेक्टिव स्टेट्स में, वो सारा का सारा उसी में इनबिल्ट है। आप सिंगल अमाउंट कोट कर रहे हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि 100 स्क्वायर यार्ड का एक प्लॉट था, उसके लिए
एक कीमत दी हुई है, जो हमारा एग्रीमेंट है उसमें बोला हुआ है कि 50 लाख रुपए में आप ये बेच रहे हैं। उसका कोई बाइफरकेशन नहीं है कि आपने उसमें बेसिक सेल प्राइस क्या है, डेवलपमेंट चार्जेस क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, वाटर कनेक्शन, या कोई और चार्ज है भी या नहीं है, सिंगल प्राइस है। तो उसमें तो कोई इशू नहीं है। आप सर्कुलर पे रिलाई करते हुए बोल सकते हैं कि डेट इज सेल ऑफ लैंड ओनली एंड इट विल गेट कवर्ड अंडर शेड्यूल 3, नो टैक्स विल लेबल। दूसरा अमाउंट हो सकता है कि अगेन आप सिंगल अमाउंट ही बता रहे हैं, 50 लाख ही आप चार्ज कर रहे हैं फॉर सेलिंग द प्लॉट, बट उसके आपने डिफरेंट कंपोनेंट्स बता दिया कि ये 50 लाख में क्या क्या इंक्लूडेड है। आप बता रहे हैं कि 30 लाख तो इसमें बेसिक सेल प्राइस है, 15 लाख इसमें या 20 लाख जो है वो डेवलपमेंट चार्जेस हैं, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये तो प्राइसिंग का पैटर्न है। डेवलपर ये तो कॉमर्शियल डिसीजन है कि उसे प्राइस कैसे चार्ज करना है। तो एक प्राइस तो 50 लाख ही है, बट उसमें हम सिंपल इंडिकेट कर रहे हैं कि 30 लाख बेसिक सेल प्राइस है, 20 लाख डेवलपमेंट चार्जेस है। तो यहाँ पे ये डाउट नहीं आएगा कि 20 लाख जो है दैट इज द कंसिडरेशन फॉर डेवलपिंग द लैंड इनटू अ प्लॉट। डिपार्टमेंट ये बोल सकता है, बट दिस विल डायरेक्टली गेट कवर्ड अंडर शेड्यूल 3, और सर्कुलर को अप्लाई करते हुए हम बोल सकते हैं कि ये शेड्यूल 3 का ट्रांजैक्शन है, इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आएगी जब आप बोल रहे हैं कि एक सेपरेट अमाउंट आप चार्ज कर रहे हैं फॉर डेवलपिंग द लैंड इनटू अ प्लॉट, वहां पे प्रॉब्लम आ सकता है। वहां पे डिपार्टमेंट ये बोलेगा कि जो एग्रीमेंट है वो प्लॉट सेल करने का नहीं है, बेसिकली जो अमाउंट चार्ज कर रहे हैं वो जो बेसिक लैंड था, बेयर लैंड जो था, उसको आप प्लॉट में कन्वर्ट करने के लिए एडिशनल अमाउंट चार्ज कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बट स्टिल हम ये बोल सकते हैं कि जो इंटेंट जो था पार्टीज का वो प्लॉट सेल करने का ही था। ये जो चार्जेस हैं वो मियरली एंसिलरी हैं। तो अल्टीमेटली ट्रांजेक्शन इज सेल ऑफ लैंड and not for providing any development activities. So this amount will also be not subject to levy of GST. Okay. सर नेक्स्ट इशू जो है ये अभी भी मल्टीपल रूलिंग्स वगैरह आपको दिख जाएंगे, और इंडस्ट्री में भी थोड़ी सी अनसर्टेनिटीज हैं लोगों के बीच में। इसमें है कि लॉन्ग टर्म लीज जो हम करते हैं, जैसे 99 ईयर्स के लिए आपने लैंड लीज पे दे दिया, तो उस पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। सेक्शन 7 आप रीड करते हैं जो कि सप्लाई का डेफिनेशन दिया हुआ है, सेक्शन 7(1) क्लॉज ए, जिसमें कि सप्लाई इंक्लूड्स लीज रेंट आल्सो। और अगेन शेड्यूल 2 जो देखेंगे, जो सेक्शन 7 में अमेंडमेंट आया था, सेक्शन 7(1) क्लॉज ए जो था, कैपिटल ए, जिसमें ये बोला गया था कि जो एक्टिविटीज या ट्रांजेक्शन शेड्यूल 2 में है वो सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। तो उसमें एक क्लॉज है कि लीज वाली जो है, लीज ऑफ लैंड विल क्वालिफाई टू बी सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो प्रॉब्लम ये है सर कि ये जो लैंड जो आप लीज पे कर रहे हैं 99 ईयर्स के लिए, उसको हम सप्लाई मानेंगे नहीं मानेंगे, वेदर इट विल क्वालिफाई टू बी सप्लाई ऑफ सर्विस और नॉट, और वी कैन से दैट इट इज आल्सो अकीन टू सेल ऑफ लैंड। जो शेड्यूल 3 हम अभी पीछे प्रीवियस स्लाइड में देख रहे थे कि शेड्यूल 3 में सेल ऑफ लैंड कवर्ड है, तो लॉन्ग टर्म लीज को हम सेल से इक्वेट कर सकते हैं क्या। तो सर ये इशू पहले भी हुआ करता था, सर्विस टैक्स रेजिम में भी आप देखेंगे। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन है इन द केस ऑफ ग्रेटर नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी। वहां पे कोर्ट ने बोला कि लॉन्ग टर्म लीज भी सर्विस सप्लाई ऑफ सर्विस बनेगा, और कोर्ट ने बोला जो प्रीमियम अमाउंट आप कलेक्ट कर रहे हैं लैंड को लीज करने के लिए, उस पर सर्विस टैक्स लगेगा, कंसिडरिंग दैट इट इज आल्सो इन द नेचर ऑफ रेंटल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। फिर जीएसटी में भी ये इशू चैलेंज किया गया था, बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ नवी मुंबई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये बॉम्बे हाई कोर्ट का एक डिसीजन है जीएसटी के कॉन्टेक्स्ट में ही। वहां पे कोर्ट ने बोला कि लीज प्रीमियम इज कंसिडरेशन फॉर लीज ऑफ लैंड एंड इट विल गेट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई, और इस पे टैक्स लगेगा। ओके सो सर तो एक पॉइंट था कि सेल ऑफ लैंड से हम इसे इक्वेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं।
तो सर अगर हम देखें जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन्स हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स that are governed by section 54 of the transfer of property act, और सेक्शन 54 सेल भी डिफाइन करते हैं। उसमें बोला हुआ है कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, सेल इज बेसिकली ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन एक्सचेंज ऑफ अ प्राइस पेड और प्रोमिस्ड। तो यहाँ पे जो बोलता है कि ओनरशिप का ट्रांसफर होना जरूरी है टू क्वालिफाई और ट्रांजेक्शन टू बी सेल। बट जब हम लॉन्ग टर्म लीज भी करते हैं तो उसमें ओनरशिप कभी भी ट्रांसफर नहीं किया जाता है। और ओनरशिप का मतलब है कि एब्सोल्यूट राइट्स, जो भी राइट्स जो सेलर के पास है वो सारा का सारा राइट्स वो ट्रांसफर कर देगा टू द ट्रांसफरी, उसके पास कोई भी राइट्स रह नहीं जाएंगे। बट लीज के वाले केसेस में वो सारे के सारे राइट्स ट्रांसफर ही नहीं होते। इवन इफ लीज इज फॉर 99 ईयर्स, सम ऑफ द राइट्स आर रिटेन्ड बाय द लेसर। तो इसलिए ये सेल नहीं बनेगा। और इस पे भी और भी रूलिंग्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी रूलिंग्स हैं। एक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ नोएडा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, उसमें कोर्ट ने ये कंसिडर किया था कि इवन इफ देयर इज ए लॉन्ग टर्म लीज ऑफ 99 ईयर्स, अगर 99 ईयर्स का भी लीज है तब भी हम उसे लीज ही बोलेंगे, वो सेल नहीं क्वालिफाई करेगा, फॉर द रीजन ओनरशिप इज नॉट गेटिंग ट्रांसफर्ड। और भी रूलिंग्स हैं, उन रूलिंग्स को अप्लाई करते हुए हम ये बोलेंगे कि जो लॉन्ग टर्म लीज है, लॉन्ग टर्म लीज विल आल्सो क्वालिफाई टू बी सप्लाई, और इस पे टैक्स लगेगा। फिर सर देखेंगे कि लॉन्ग टर्म लीज से रिलेटेड सिर्फ दो ही एग्जेम्पशंस हैं एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 में। एक तो एग्जेम्पशन है डेवलप, ये जो लॉन्ग टर्म लीज ये प्रोमोटर्स को दिया जाता है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज, और दूसरा जो स्पेसिफाइड अथॉरिटीज इंडस्ट्रियल पर्पस वगैरह के लिए दिया जाता है, उस वाले केसेस में एग्जेम्पशन है। बट अदरवाइज इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्जेम्पशन ये ट्रांजैक्शन सप्लाई बनेगा और इस पे टैक्स लगेगा। These are the major issues। एक इश्यू और भी आ सकता है, दो दिस इज नॉट कवर्ड अंडर दिस स्लाइड। सर वो आईटीसी से रिलेटेड आता है कि जब आप लीज पे लैंड को दे रहे हैं तो उसका आईटीसी रेसिपिएंट को मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि सर सेक्शन 16 की कंडीशंस आप फुलफिल कर लेते हैं, इफ दैट लैंड इज यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, so you are eligible to take ITC। but section 16 is also subject to section 17 clause 5। 17(5) clause D है एक, उसमें बोलते हैं कि जब भी गुड्स या सर्विसेज आप रिसीव करते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, उस पे आईटीसी नहीं मिलेगा इवन इफ इट इज यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो सर वहां पे ये डाउट आता है कि जब किसी बिजनेस एंटिटी ने लैंड लीज पे लिया और उस पे ऑफिस वगैरह कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, एज्यूमिंग दैट एंटायर सप्लाई मेड बाय दैट टैक्स पेयर इज टैक्सेबल सप्लाई, तो उस पे आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सर वहां पे आप रीड करेंगे तो वो पहला जो क्लॉज है वो बोलता है कि गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड बाय टैक्सेबल पर्सन, और वो बोलता है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं बोल रहा है। मतलब वो बोलता है कि जो डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, उन केसेस में आईटीसी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे सर हम ये बोल सकते हैं कि जो लैंड जो है, लैंड इज नॉट डायरेक्टली यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्रीकर्सर है बट ये डायरेक्टली यूज नहीं किया जाता है, अनलाइक अदर गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। तो उस बेसिस पे आर्ग्यू किया जा सकता है कि इसका आईटीसी मिल जाए। एंड ऑल्सो देयर इज अ सफारी रिट्रीट डिसीजन ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट, जिसमें ये बोला गया था लीज के रिस्पेक्ट में, बेसिकली जब आप गुड्स और सर्विसेज रिसीव कर, उसमें एसएससी रिसीव कर रहा था फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मॉल, और मॉल को वो रेंट पे डालता, रेंट जो आप लीज पे देते हैं, रेंट पे देते हैं, वो एक टैक्सेबल सप्लाई है। तो कोर्ट ने बोला कि ये आप आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल है, तो इनवर्ड पे भी आपको आईटीसी मिल जाएगा। बट वो सेक्शन अगेन दैट डिसीजन हैज बीन अपील बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, और वो हियरिंग के लिए पेंडिंग है। तो दैट विल बेसिकली डिसाइड whether ITC will be available or not in respect of in case that land is used, the leased land is used for construction of an immovable property, और उससे आप outward supply जो कर रहे हैं that is a taxable supply।
सो दिस वर द मेजर इशूज। अगर प्लॉट से रिलेटेड देखेंगे तो ये मेन इशूज हैं। इसके बाद अगर कोई मेंबर अपना व्यू शेयर करना चाहें या कोई क्वेश्चन हो तो वो डिस्कस करेंगे। और फिर सर रिसेंट डेवलपमेंट शायद प्रीवियस स्पीकर साहब जो थे उन्होंने देख ही लिया था पूरा का पूरा। अभी वैसे भी देखेंगे तो सर्कुलर में तो एक गाइडलाइंस ही आया था कि वेरिफिकेशन पर्पस के लिए कि ट्रांजेक्शनल क्रेडिट का वेरिफिकेशन वैसे कैसे किया जाएगा। एंड दैट वाज एन इंटरनल सर्कुलर कि डिपार्टमेंट को कैसे इसे वेरीफाई वगैरह करना है। दैट इज नॉट वेरी रेलिवेंट फॉर अस। एंड देन सर एक सर्कुलर आया था कि रिफंड का फॉर्मूला जो था इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में रूल 89 क्लॉज 5, उसमें जो चेंजेस आए थे फॉर्मूला बेसिकली चेंज किया गया था। तो वो उसका प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होगा या रेट्रोस्पेक्टिव, जिसमें सर्कुलर ने क्लैरिफाई किया है कि ये प्रोस्पेक्टिव ही इसका एप्लीकेशन होगा। और सर एक मेजर इशू आ रहा है, ये मैं हाईलाइट करना चाह रहा था, प्री डिपॉजिट से रिलेटेड। जब भी आप अपील फाइल करते हैं, सर्विस टैक्स का मैटर हो, एक्साइज का हो या जीएसटी, इन सभी एक्ट में एक प्रोविजन दिया हुआ है कि आपको प्री डिपॉजिट करना है। सर्टेन परसेंटेज ऑफ जो डिमांड वगैरह होता है उसका पेमेंट करना पड़ता है आपको फॉर मेकिंग एन अपील। तो प्रॉब्लम सर ये आती है, अभी प्रॉब्लम ये आ रहा था कि प्री डिपॉजिट जो हमें करना है वो कैसे करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री में कंफ्यूजन था और काफी लोग इसे DRC 03 के थ्रू भी पे कर रहे थे। इवन सर्विस टैक्स के रिस्पेक्ट में भी, एक्साइज के कॉन्टेक्स्ट में भी और जीएसटी में भी DRC 03 को यूज कर रहे थे। और इस बेसिस पे एपेलेट अथॉरिटी अपील को रिजेक्ट कर रही थी कि ये प्रिस्क्राइब्ड मैनर नहीं है। तो सर इसके बाद ये इशू सोडेक्सो बॉम्बे हाई कोर्ट के पास भी गया था। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोर्ड को डायरेक्ट किया कि जो प्रॉपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है जो कि क्लियर कट बताए कि कैसे पेमेंट करना है, तो बोर्ड को डायरेक्ट किया था कि आप एक क्लैरिफिकेशन इस पे इशू करो। फिर इसके बाद बोर्ड ने एक सर्कुलर इशू किया और सर्कुलर में ये बोला गया कि जो पहले वाले लॉज हैं, ईस्ट वाइल लॉ जो सर्विस टैक्स और एक्साइज वगैरह है, उसमें एक प्रॉपर मैकेनिज्म बोर्ड ने सर्कुलर के थ्रू क्लैरिफाई किया था कि सारा का सारा पेमेंट जो है प्री डिपॉजिट का वो आप चालान के थ्रू ही करेंगे। और जीएसटी में भी जो आपको पेमेंट करना है वो फॉर्म APL 01 या 05 जो ट्राइब्यूनल के लिए है, ये फॉर्म ही यूज करेंगे फॉर मेकिंग प्री डिपॉजिट। और इसमें आप DRC 03 यूज नहीं कर सकते। बट सर प्रॉब्लम ये आती है, जब आप कोई भी ऑर्डर हो ना, आप SSC का जो लॉगिन करते हैं पोर्टल पे, अगर वो ऑर्डर आ रहा है और उस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो प्री डिपॉजिट का ऑप्शन आता है, आप पे कर सकते हैं। और जो सेंट्रल अथॉरिटीज हैं वो ऑर्डर अपलोड कर देती है और उस ऑर्डर के अगेंस्ट जब अपील करते हैं तो आपके पास वैलिड मोड रहता है कि आप पेमेंट कर सकते हैं यूजिंग APL 01। बट स्टेट अथॉरिटीज जो है वो ऑर्डर ही अपलोड नहीं करती हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो उस केस में सर अगेन प्रॉब्लम आ रहा है कि APL 01 जो जो भी फॉर्म है वो फॉर्म ही क्या बोलते हैं, ऑर्डर की कॉपी नहीं है ऑनलाइन। और ऑर्डर की कॉपी नहीं है ऑनलाइन तो आपको ये प्री डिपॉजिट पे करने का ऑप्शन ही नहीं आता है। तो उन केसेस में ये सर्कुलर आप फॉलो ही नहीं कर सकते। तो ये प्रॉब्लम अभी भी सबसिस्ट कर रहा है सर। Now, sir, we may discuss the questions. अब मेरा सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि जो भी सवाल पूछना चाहते हैं कोई हैंड रेज कर दें अपना, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा और फिर आप सवाल अपने पूछ सकते हैं। बोर्ड के साहब आपका कोई सवाल हो? ND बोर्ड के साहब, कोल्हापुर महाराष्ट्र, हैंड रेज कर दें सर, मैं आपको अभी अनम्यूट कर दूंगा। संजय भटनागर जी, सर मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। संजय भाई आपको अनम्यूट कर दिया। गुड इवनिंग कुंदन जी। गुड इवनिंग सर। कुंदन जी, मेरा क्वेश्चन प्लॉट से रिलेटेड की टैक्स लायबिलिटी पे है। हाँ सर। जहां डेवलपर्स दे देता है और कुछ जैसे उससे एक रेस्ट ऑफ पार्ट जो आपने बताया रेशियो लैंड शेयरिंग बेसिस पे वो डेवलप करता है और वो जब वो सेल करता है उसमें टाइटल डीड जो सर्व वो होती है रजिस्टर्ड होती है वो तो लैंड ओनर करता है सर। करेक्ट सर, करेक्ट। और कंस्ट्रक्शन का पार्ट जो होता है वो आपका डेवलपर करता है सर।
सर ये जो आप बता रहे हैं ना, ये ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज का कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इन्वॉल्व है, वहां पे जी होता है। वो बिल्डर बायर्स एग्रीमेंट देखेंगे ना, उसमें क्या रहता है कि जनरल जो पहला कोलैबोरेशन एग्रीमेंट जब ये करते हैं तो उसमें पावर ऑफ अटॉर्नी का रेफरेंस रहता है कि जो यहाँ पे जी दो ट्रांजेक्शन है, एक सुपर जी स्ट्रक्चर बेसिकली जो फ्लैट जी वगैरह जो है उसका जो जी ऑनरशिप है वो डेवलपर के पास रहता है, तो डेट ऑनरशिप कैन बी ट्रांसफर्ड बाय द डेवलपर ओनली। बट जो लैंड जो है, लैंड का ऑनर अभी भी लैंड ऑनर है, तो या तो जी वो पार्टी बनेगा, जो एग्रीमेंट सेल डीड जो होगी वो ट्राईपार्टाइट होगी, उसमें लैंड ओनर भी पार्टी होगा, डेवलपर भी होगा, कस्टमर भी होगा। डेवलपर सुपर स्ट्रक्चर सेल करेगा और लैंड ओनर जो है अंडरलाइंग इंटरेस्ट इन लैंड है वो ट्रांसफर करेगा। या दूसरा तरीका ये रहता है कि लैंड ओनर पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू ऑथराइज कर देता है डेवलपर को फॉर ट्रांसफरिंग अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन लैंड टू द प्रोस्पेक्टिव बायर्स। तो ये जी अरेंजमेंट सर जनरली उसमें जो हाउसिंग सोसाइटीज वगैरह है उसमें होता है। जब हम प्लॉट की बात करते हैं तो प्लॉट में सर कोई सुपर स्ट्रक्चर ही नहीं है जो डेवलपर ओन करता हो। उसने क्या किया है, इलेक्ट्रिसिटी वाटर कनेक्शन रोड वगैरह बना दिया, तो वहां पे कोई सुपर स्ट्रक्चर नहीं है, और दैट टू इन द कैपेसिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर द लैंड ओनर, और लैंड का ओनरशिप लैंड ओनर के पास ही है। तो वैसे देखेंगे तो सेलर जो होगा वो लैंड ओनर ही होगा, और उसमें डेवलपर जनरली पार्टी भी नहीं होगा। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि लैंड ओनर पावर ऑफ अटॉर्नी से ऑथराइज कर दे डेवलपर को फॉर सेलिंग द एरिया, फॉर सेलिंग द लैंड, तो उन केसेस में डेवलपर कस्टमर को। सर, जी मेरा सर क्वेश्चन बताइए। उसके अंदर ये था, मेरा क्वेश्चन सर ये था कि जो अनवेस्टेड जो शेयरिंग बेसिस पे दे दिया, उस पे डेवलपर्स ने पूरा प्लॉट्स बनाए, बाउंड्री वॉल्स बनाई, और नॉर्मली इलेक्ट्रिफिकेशन किया, लेवलिंग किया, ये सारी चीजें करी। उसके लिए जितनी भी करेक्ट। परमिशंस ली जाएंगी सर, वो सारी हम्म। परमिशंस तो इन द फेवर ऑफ लैंड ओनर ही आएगा सर, डेवलपर्स के नाम में तो होंगी नहीं सर। वो जो भी परमिशन, जनरली जो भी लैंड ओनर के नाम पे ही सिचुएशन होता है सर। जनरली लैंड ओनर्स के नाम पे आएंगे, तो उन एक्सपेंसेस को वो आउटवर्ड सप्लाई जब अपनी लायबिलिटी लगाएगा तो उसमें वो कैसे क्लेम कर सकता है उनको? नॉर्मली यदि जब सेल करता है कल को, उसको यदि एक ट्राइपार्ट एग्रीमेंट होता है या बिल्डर्स और लैंड ओनर के बीच में डेवलपमेंट होता है उस पर सुपर स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तब वो किस तरीके से वो उसको उसकी रिबेट्स ले सकता है? रिबेट्स कैसे ले सकता है, ये इनकम टैक्स पर्सपेक्टिव से नहीं पूछ रहे नहीं हैं नहीं आप? सर, जीएसटी के पर्सपेक्टिव में होगा। जब वो एक्सपेंसेस करेगा तो जब टैक्स लायबिलिटी डिसाइड होगी तो उसमें जितने भी उसने ये एक्सपेंसेस किए हैं परमिशंस लेने में और डेवलपमेंट्स करने में, क्योंकि आउटवर्ड सप्लाई में यदि वो फ्लैट्स बनाता है, यदि कंप्लीट करा देगा तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टीज के अंदर में उस पर टैक्स सर नहीं लगेगा प्लॉट आफ्टर। केसेस में ना। जी, हेलो। ओके, तो शायद आप ये पूछ रहे हैं कि इनवर्ट सप्लाई पे क्या टैक्स इंपैक्ट आएगा। सर जी आपकी आवाज ब्रेक कर रही थी, मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपका यही है ना कि इनवर्ट सप्लाई पे क्या टैक्सेबिलिटी आएगी। जी जी जी, यदि वो डेवलप करता ठीक 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 है सर। तो सर ये इनवर्ट सप्लाई जो भी लैंड ओनर रिसीव कर रहे हैं बेसिकली डेवलपमेंट सर्विसेज हो सकते हैं, या लाइसेंसिंग वाले परमिशन हो सकते हैं, या उससे रिलेटेड लीगल सर्विस हो सकता है, और भी कई सारे सर्विसेज हो सकते हैं। तो है। जी उन सारे सर्विसेज पे कोई अगर कोई एग्जाम्पशन है तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, अदरवाइज बाकी जितनी भी सर्विसेज हैं, मेन सर्विस तो इसमें डेवलपमेंट सर्विस ही रहता है जो कि डेवलपर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो डेवलपर उस पर टैक्स फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स चार्ज करेगा, और वो आपके लिए कॉस्ट बन जाएगा। आप आईटीसी उसका तो ले नहीं सकते हैं फॉर द रीजन कि आपका जो आउटवर्ड सप्लाई है वो लैंड का सेल है, जो कि सप्लाई ही क्वालिफाई नहीं करता, और उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। तो जो भी खर्चे होने हैं उससे रिलेटेड, प्लॉट से रिलेटेड, वो सारा का सारा आपके लिए कॉस्ट है, उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, और बुक्स में अकॉर्डिंगली आपको फैक्टर करने की जरूरत है। ठीक। अजय शर्मा जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। अजय शर्मा जी मेरे सर क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या आ रही है? सर आपका आज जो वक्तव्य सुना बड़ा ही अच्छा था। हालांकि ये जो विषय है सर, ये वैट के जमाने से ही काफी विवादित विषय रहा है, और जैसा कि मेरा मानना है इस पर, ये जीएसटी आने के बाद उम्मीद जगी थी कि शायद इसमें से विवाद कुछ कम होंगे और क्लैरिटी बढ़ेगी। लेकिन जी सर सर। मेरा ओपिनियन है कि जीएसटी आने के बाद और जीएसटी ने, काउंसिल ने इसके विवाद और ज्यादा बढ़ा दिए सर।
तो जितनी भी इस पे सर टैक्सेशन या जो भी कोई सर्कुलर्स आए हैं या एडवांस रूलिंग्स आई हैं सर, अभी भी वो सब विवादित है, एंड स्टिल दे आर नॉट एज पर डिफरेंट लॉज जो कि गवर्न करेंगे सर जीएसटी को भी सर। जैसे कि सर मैं पहले इसमें सबसे पहले अपनी राय देना चाहूंगा। सबसे पहले हमें दो चीजें पढ़नी पड़ेंगी सर यहाँ पर, जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी या इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर कहें लैंड पर हो या बिल्डिंग पर हो सर, सबसे पहले हमें ध्यान देना पड़ेगा सर कि इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट क्या बताता है सर। इमूवेबल प्रॉपर्टी में सर इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है और उसमें बताया गया है कि एनीथिंग सर, वो बिल्डिंग भी हो सकती है, एक पेड़ भी हो सकता है, anything which is fastened to earth, that is immovable property, and immovable properties are ambit from the purview of indirect taxes sir। ये एक बेसिक सर एक कंसेप्ट है, ये लीगल कंसेप्ट है सर, ये मेरा अजम्पशन नहीं है। दूसरी बात सर, जो हम केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट से ही टैक्सेशन नहीं डिसाइड कर सकते, दूसरा जो प्राइमरी सर एक्ट है दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सर। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें बताता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, लैंड पर, बिल्डिंग पर, फ्लैट पर, दुकान पर, शॉप पर, किसी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी पे कोई टैक्स नहीं है सर। टैक्स इज अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट, जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है सर। जैसे कि बिल्डिंग की सेल पर कोई टैक्स नहीं है, प्लॉट की सेल पर कोई टैक्स नहीं हो सकता है। टैक्स हो सकता सर है, आवाज ब्रेक कर रही है आपकी सर टैक्स हो सकता है जो वैल्यू एडिशन है, जो उसमें गुड्स हमने डिप्लॉयड करे हैं एंड आर ट्रांसफर्ड इन सम अनदर फॉर्म। तो दो चीजों को हम ध्यान देना पड़ेगा सर पहले इस चीज को डिस्कस करने से पहले। और तीसरा जो एक बहुत जरूरी चीज है सर, तीसरी बहुत जरूरी चीज है कि सन 2016 में लार्सन एंड टोब्रो वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट की रूलिंग आई है सर, जिसमें क्लियर कट उन्होंने बताया गया है कि टैक्सेशन कैसे क्वांटिफाई करा जाएगा, टैक्सेशन का पार्ट सर। उसमें 3 बिंदु निकल कर आए थे सर। पहला तो ये है कि सेल ऑफ प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो कॉन्ट्रैक्ट का होना अनिवार्य है सर। जब तक कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तब तक कोई टैक्सेशन का विषय नहीं है सर। फिर कॉन्ट्रैक्ट किस पॉइंट पे हुआ, जिस पॉइंट पे वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ और जिस पॉइंट तक वो कॉन्ट्रैक्ट रद्द नहीं हुआ और चला, उस पॉइंट तक टैक्स होगा। या सर जिस पॉइंट पे वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ और वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाया, बीच में किसी पॉइंट पे रद्द हो गया, तो केवल वही पोर्शन टैक्सेबल होगा, बाकी पोर्शन टैक्सेबल नहीं होगा। अब सर अगर हम लैंड की बात करते हैं सर, तो इट इज नॉट लीगल कि आप किसी की पूरी जमीन को जीएसटी के परव्यू में ले आए। क्यों ले आएंगे सर? लैंड इज अ पार्ट विच इज फास्टेंड टू अर्थ, लैंड इज द पार्ट ऑफ अर्थ। फास्टेंड की तो बात छोड़ो सर, फास्टेंड तो फिर भी कट सकता है, गिर सकता है, लैंड कैन नॉट बी अपार्ट फ्रॉम अर्थ। तो आपने अर्थ पे ही टैक्स लगा दिया सर, तो फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट की वैल्यू क्या रही सर? तो ये अगेन अ बिग क्यू सर। जीएसटी एक्ट सर बिल्कुल बेकार का एक्ट है सर ये। इसमें लॉ और लीगल की कहीं कोई बात नहीं हुई है, केवल जिसका जो मन कर रहा है वो कर रहे हैं इसमें काम सर। क्यों? क्योंकि इमूवेबल एक्ट की तो कहीं सर बात ही नहीं हो रही है। प्रॉपर्टी एक्ट खारिज हो गया क्या? आपने उस पर बहस नहीं करी और मनमाने तरीके से लैंड पे टैक्स लगा दिया। अगर टैक्स कहीं लैंड पर लगना है सर, वो चाहे लीज हो, चाहे वो बिक्री हुई हो, या आगे प्रोस्पेक्टिव बायर को बेचना हो, कोई भी चाहे कंडीशन हो, लेकिन इसका जो ग्रास रूट का बेसिस है वो है केवल जो पैसा या जो सामान, जो मटेरियल डिप्लॉयड हुए हैं या जो सर्विसेज डिप्लॉयड हुए हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दैट पार्ट ऑफ लैंड, ओनली दैट कंपोनेंट कैन बी लेड डाउन अंडर द प्रीव्यू ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। नो लैंड पोर्शन कैन बी टैक्स एट ऑल सर। आपने सर बताया इसमें भी बहुत सारी और चीजें आई हैं, जैसे गुजरात का आपने प्रीव्यू करा, लेकिन सर इसमें भी बहुत सी चीजें हैं। 1 अप्रैल 2019 से सर एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अफोर्डेबल जो है सर, निम्न आय वर्ग के लिए उस पे 1% फ्लैट कर दिया गया विदाउट क्लेम ऑफ आईटीसी सर। जो अदर देन अफोर्डेबल है उसमें सर कर दिया गया 5%, और जो टोटल कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं उन पे जीएसटी 12% कर दिया गया, 18-33% वो माइनस कर दीजिए कॉस्ट ऑफ लैंड विद क्लेम ऑफ आईटीसी। अब सर पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा जिस लैंड पे डेवलपमेंट हुआ है और डेवलपमेंट हो गई जिस पे प्लॉटिंग हो रही है, क्या उस पे अफोर्डेबल हाउसिंग डेवलप होनी है? क्या उस पे नॉन अफोर्डेबल, अदर देन नॉन अफोर्डेबल हाउसिंग डेवलप होनी है? या उस लैंड के ऊपर अदर देन बोथ द टूज कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट डेवलप होना है? इन तीनों में हम देखेंगे। तो मेरी अगर राय है, अगर टैक्स लेना भी है सरकार को,
ठीक है, पहले तो मैं टैक्स के सर मैं इसके अगेंस्ट हूँ, ये चीज अभी डिबेटेबल है सर। लार्सन एंड टुब्रो पे भी अभी और लार्जर बेंच का डिसीजन आया था। डेफिनेटली ये मैटर इतने एज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में कहीं जाके ये और न्याय मिलेगा सर, क्योंकि ना तो इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट खत्म होने जा रहा है, ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म होने जा रहा है। जीएसटी रहे ना रहे इसकी सर कोई गारंटी नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जो मेरे दिल से मेरे को लगता है और दिमाग से भी लगता है, जीएसटी रहेगा नहीं रहेगा, कितना लॉन्ग लिव है सर, कांट से। Immovable property or contract act is still unbiased, sir, and will long live forever because they are directly driven through the essence of Constitution of India. GST Act is against the Constitution of India. The essence of Constitution of India is disheartened over here again and again, sir. So I can say, sir, or we all can admit it, sir. ये कोई ऐसी चीज नहीं है, sir. We are advocates. अब सर बात जब हम करते हैं, अगर हम चलिए फिर भी 1% मान लेते हैं, तो मेरा परव्यू सर ये आता है कि उस पर क्या लगना चाहिए। अगर तो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है तो फ्लैट 1% है, आईटीसी ना इनको देनी है ना हमको लेनी है, क्योंकि इंटेंशन भी नहीं है सर आईटीसी देने की सर। उसके रीजंस क्या है वो आप ऑलरेडी बहुत अच्छी तरह ले चुके हैं, डिस्कस करने की मेरे को जरूरत नहीं। अगर अदर देन अफोर्डेबल है तो 5% लगना चाहिए, और उससे अलग अगर कमर्शियल है तो सर 12% विद क्लेम ऑफ आईटीसी, जैसा कि इसमें प्रोविजन भी है सर। सो व्हाट आई फील सर, स्टिल दिस डिस्प्यूट इज काइंड ऑफ एंजल। ये हमारा आपका बच्चा है, ये बेबी है, इन्होंने हमें गिफ्ट में दिया है ये डिस्प्यूट, और हम ही लोगों को डिस्प्यूट सुलझाना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने तो ना वैट में सुलझाया था ना जीएसटी में सुलझाया, बल्कि सर आज और ज्यादा उलझा दिया। सर मैंने समय शायद थोड़ा ज्यादा ले लिया, उसके लिए मैं सभी मित्रों से क्षमा याचक हूँ। अब सर मेरा एक सवाल है आपसे, जिसपे मैं थोड़ा और भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा कंफ्यूज हूँ। मुझे आपसे सर आपका फेयर ओपिनियन उसमें चाहिए। फर्ज कीजिए सर, मेरे पास एक डेवलपमेंट मैंने प्रोजेक्ट किया रेजिडेंशियल, दैट वाज अ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, जिसमें 2 टावर थे, एक टावर ए था, एक टावर बी था सर। टावर ए मैंने डेवलप करा और मैंने पूरी तरह बेच दिया। टावर बी सर मैंने कभी स्टार्ट ही नहीं करा, केवल उसके मैंने डेवलपमेंट अपने नक्शे वगैरह पास कराए हैं, डेवलप कर लिया है, मतलब मैंने उस पर निर्माण कभी नहीं शुरू करा। अब मैं इस अवस्था में नहीं हूँ कि मैं अपने प्रोजेक्ट को पूरी तरह कंटिन्यू कर पाऊँ। टावर बी सर मैंने पूरा का पूरा किसी और को बेच दिया, अब वो उसको डेवलप कर रहे हैं सर। उसके सेल के पॉइंट पे सर मेरी टैक्स लायबिलिटी क्या हो सकती है सर? इस पे प्लीज सर मुझे आपका थोड़ा ओपिनियन चाहिए। हेलो हेलो, अरे कुंदन सर वो हो गए, म्यूट हो गए, ध्यान नहीं करा मैंने। सर अनम्यूट कर लीजिए सर पूरी वैसे। सर, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ सर, मैं सुन पा रहा था बट मैं म्यूट पे चला गया था। राइट सर। ओके, तो आपका इशू ये है कि टावर 2 आप डेवलप नहीं कर पाए थे, तो उसको आप ट्रांसफर सर करना 1 चाह मिनट मैं रहे हैं। ये भी पूछना चाहूंगा, उससे पहले जो हमने डिस्कस करा है आपने भी सुना, बाकी लोगों ने भी सुना सर। अगर मैं कहीं गलत हूँ या उसमें कोई आपका वैल्यूएबल फीडबैक है, डेफिनेटली सर आई लुक फॉरवर्ड फॉर दैट आल्सो। सर ये तो सबके अपने पर्सनल व्यूज हैं, और हम लोग एडवोकेट्स हैं तो नहीं वो सर, तो इट इज एक्सेप्ट नॉट करते माय ही पर्सनल हैं। व्यू, इट इज माय लीगल व्यू। पर्सनल ओके सर मेरा ओके। कुछ नहीं है। हम्म। Immovable Property Act is not my personal act, sir. Contract Act is not my personal act. GST is not my personal. It's not my personal view, sir. It's the legal view, sir. सर मैं दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा था। बेसिकली सर जीएसटी लॉ देखेंगे ना, तो उसमें तो ये तो ड्राफ्टिंग स्टेज पे ही जब इन्होंने लॉ बनाया था उस समय ही देखना चाहिए था। जहां तक इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात है सर, आप सेक्शन, हमारे पास 2 सेक्शन है मेन अगर जीएसटी लॉ में देखा जाए। सेक्शन 9 जो है हमारा चार्जिंग सेक्शन है, जो कि बोलता है कि सप्लाई पे टैक्स लगेगा, और सेक्शन 7 सप्लाई को बताता है। और उसमें से कुछ ट्रांजेक्शन्स को बोल दिया कि सेक्शन 7(2) में कि जो ट्रांजेक्शन शेड्यूल 3 में है उस पे टैक्स नहीं लगेगा। तो जीएसटी ने तो बोलता कि सारे ट्रांजेक्शन्स पे टैक्स लगेंगे अदर देन द ट्रांजेक्शन्स विच आर कवर्ड अंडर शेड्यूल 3, या जो स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट किया हुआ है। उसके अलावा जो भी ट्रांजेक्शन जो गुड्स बन रहा है या सर्विस बन रहा है उस पे टैक्स लगेगा। तो जैसे हम अभी इमूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह की बात कर रहे थे, तो सर ये तो बहुत बड़ा डिबेटेबल इशू है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी उस पे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। इसका सबसे बड़ा मुद्दा आपका डेवलपमेंट राइट क्या है। डेवलपमेंट राइट जब आप ट्रांसफर करते हैं, लैंड ओनर डेवलपर को डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर करता है, उस पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। इट इज अ सेटल्ड लॉ कि डेवलपमेंट राइट्स आर बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड,
और ये इमूवेबल प्रॉपर्टी बनता है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, बीइंग अ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये बाहर हो जाएगा जीएसटी से या नहीं होगा, ये क्वेश्चन आता है। तो आप जब सर शेड्यूल 3 देखते हैं तो उसमें पैरा 5 सिंपल बोलता है सेल ऑफ लैंड। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो काफी वाइड मीनिंग उसका दे रखा है टीपीए के अंदर, बट लैंड का एक रिस्ट्रिक्टेड मीनिंग है। तो जो चीज लैंड है, लैंड तो बाहर कर दिया जीएसटी से, और उसका रीजनिंग एक ये भी था कि एंट्री 49 जो स्टेट लिस्ट है उसमें लैंड कवर्ड है, स्टेट के पास ही पावर है लैंड से रिलेटेड टैक्सेशन वगैरह करने का, तो इसलिए जीएसटी में उसे लेकर ही नहीं आए थे। तो लैंड को तो बाहर कर दिया, बट अदर देन लैंड जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उस पर टैक्स लगेगा नहीं लगेगा ये बहुत बड़ा इशू है। बट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग तो ये क्लैरिटी है कि जो भी ट्रांजैक्शन लैंड ना बन रहा है और इमूवेबल प्रॉपर्टी है उस पर टैक्स लगेगा। और यही रीजनिंग है कि डेवलपमेंट राइट्स वगैरह जो ट्रांजेक्शन्स हैं उस पे गवर्नमेंट 18% टैक्स बोलती है कि लगेगा ही उस पे। तो हमें सर वो देखने की जरूरत है कि जो अंडरलाइंग ट्रांजैक्शन है वो लैंड है या अदर देन लैंड है। मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसमें इश्यूज आ सकते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी में सिर्फ लैंड को बाहर किया हुआ है, बाकी जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज है उस पर अभी भी टैक्स लग सकता है एज पर सेक्शन 7 और सेक्शन 9। उसके लिए तो इनको अमेंडमेंट करने की जरूरत है, लॉ में अमेंडमेंट करके ही इससे बाहर निकल सकते हैं, अदरवाइज दिस डिस्प्यूट विल गो फॉर एवर। वो तो सुप्रीम कोर्ट ही सेटल कर सकती है फिर। सर वो वाला जो मेरा टावर वाला एक सर छोटा सा क्वेरी था सर। हाँ सर ये वीडियो बताइए, और लाइव जो वीडियो। एक ये जो लैंड जो था ये सिंगल लैंड पार्सल है जिसमें एक टावर आपने बना दिया, सिंगल और लैंड है सर, सिंगल लैंड है, एक ही मैप पर डेवलप्ड है पूरा। मतलब एक मैप एक लैंड था उस पे आपने सिंगल अप्रूवल लिया, एक हाँ टावर जी, आपने बना दिया, दूसरे टावर का जगह एज इट इज खाली है, उस लैंड को आप सेल करना चाह रहे हैं? डेवलप्ड फॉर्म में है सर, सारा कुछ हमारे द्वारा किया गया है उसका कंप्लीट डेवलपमेंट, लेकिन कंस्ट्रक्शन हमने जो शुरू करा हम उसको पूरे को बेचना चाह रहे हैं सर, बिकॉज वी इंक्लूडिंग आर नॉट टावर, इंटरेस्टेड इन टू कंटिन्यू द प्रोजेक्ट। इंक्लूडिंग टावर 1 और ये सिर्फ टावर 2? टावर 1 तो हमने बनाकर बेच लिया सर। अच्छा, टावर 2 वाला जो लैंड है जिसके लिए हाँ, लाइसेंस वगैरह आ गया था वो आप बेचना चाह रहे हैं, यही क्वेश्चन है? हमने लेकिन उस पर आज तक निर्माण नहीं करा, दैट हाँ इज हाँ, एज इट इज। मैं समझ गया, जो बेसिक डेवलपमेंट वगैरह हुआ होगा, मतलब डेवलपमेंट क्या वो जनरली अप्रूवल्स वगैरह ही लिए होंगे। सैनिटेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन, ऑल जो बेसिस था उसका सर, जैसे कि हम्म, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एसटीपी वगैरह, वो सब हमने करा हुआ है उसका सर, ठीक है सर। लेकिन बस टावर ही नहीं हमने एलिवेट करा। तो सुपर स्ट्रक्चर ऐसा बना नहीं है ना, जैसे हम बोले कि नहीं बेसमेंट बना बन सर, गया या फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर बन गया, नहीं कुछ नहीं ऐसा नहीं बना, है। लैंड है सर, वैकेट लैंड है सर हाँ, आज। फिर सर ये तो हम बोल सकते हैं सेल ऑफ लैंड का ट्रांजैक्शन है, तो इस पे शेड्यूल 3 में कवर होगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा इस पे। इसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा ना सर, करेक्ट सर, राइट राइट। या मेरे पे नहीं लगेगा, जो मेरा बायर है वो लायबल नहीं नहीं रहेगा सर। सर, बायर पे टैक्स तो तभी लगता है ना, इसके लिए दो प्रोविजन है सर, एक सेक्शन 9 क्लॉज 3 है, 9 क्लॉज 4 है। 9(3) में नोटिफिकेशन दिया हुआ है, जो आप सर्विस का देखेंगे तो नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 है। अगर 13/2017 का जो नोटिफिकेशन है उसमें मेरी सर्विस कहीं पे भी कवर हो रहा है तभी रेसिपिएंट को टैक्स पे करने की जरूरत है अंडर आरसीएम। बट हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो कवर्ड नहीं है 13/2017 में, तो इसलिए टैक्स पे करने की जरूरत ना ही सप्लायर को है ना ही बायर को है, ये अब बाहर क्वेश्चन निकल सर इसमें जाएगा। ये है, जो लैंड है, हम्म जो टावर बी हम्म। का जो लैंड है टावर 2 का, वो है तो डेवलप्ड सर, उसका नक्शा भी अप्रूव्ड है सर, स्वीकृत है, तो उसके सेल ऑफ सारे डेवलप रोड्स प्लान वगैरह बोलेंगे भी ना मैंने सर, बनाए हुए हैं। मैं समझ गया आपकी बात। वहां पे सीवरेज, मेन सैनिटेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन, एवरीथिंग डन बाय मी सर, तो वो डेवलप पीस है सर, वो ग्रुप आप हाउस से प्लॉट से इक्वेट कर दीजिए ना, जो डेवलप प्लॉट में भी तो सारी फैसिलिटीज होती है ना। जो जी। आप प्लॉट लेने जाते हैं वहां पे आपके पास क्या होता है कि रोड होता ही है, सीवरेज का सारा रहता है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, वाटर कनेक्शन, पार्क वगैरह सारा का सारा रहता है। आप जी, इसको उससे क्विट कर सकते हैं कि मेरे पास जो अप्रूव्ड लैंड था जिसके लिए मैंने अथॉरिटी से अप्रूवल ले ली है, और बाकी जो नॉर्मल डेवलपमेंट एक्टिविटीज है अदर देन सुपर स्ट्रक्चर मैं उसको बेच रहा हूं। यहाँ पे हमें सर ये देखने की जरूरत है कि आप डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर कर रहे हैं या लैंड को सेल कर रहे हैं बाय वे ऑफ डीड। अगर आप कन्वे कर रहे हैं टाइटल बाय अ रजिस्टर्ड डीड और कन्वेंस डीड, तो उस केस में हम ये बोलेंगे कि शेड्यूल 3 में ये कवर होगा और इस पे कोई टैक्स। ओके सर अजय जी, एम हो आई गया क्लियर ऑडिबल? आपका? जी सर, जी सर। थैंक यू।
अब है मिस्टर प्रकाश रोरा साहब भोपाल से। प्रकाश भाई अपने आप को अभी वो कर लीजिए। प्रकाश भाई अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, माइक्रोफोन अपना ऑन कीजिए। हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते जी सर। नमस्ते सर, बताइए। मैं ये कह रहा था सर, ये जो अपील में प्री डिपॉजिट का वो क्वेश्चन है, उसमें मेरा कहना ये था कि अगर हमारे पास कैश लेजर में अमाउंट डिपॉजिट है पहले से, तो हम उसको DRC 03 से तो कर हाँ, सकते हैं। हेलो सर अभी DRC में जाने की जरूरत ही नहीं है ना। लीगल आंसर अगर देखेंगे ना, कर दिया है ना, वो बोल रहा है कि DRC 03 आप यूज मत करो। APL 01 जो है, रूल 112 आप देखेंगे, जो आपका जो अपील वाले जो रूल्स हैं, उसमें ये बोल रहे हैं ना कि जो अपीलेट अथॉरिटी को आपको APL 01 में अपील फाइल करनी है। और गवर्नमेंट एनीवे आपको अलाउ कर ही रहा है ना। पहले सर इशू हुआ करता था कि आप ITC यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं प्री डिपॉजिट को पेमेंट करने के लिए, जिसमें एक ज्योति कंस्ट्रक्शन उड़ीसा हाई कोर्ट का रूलिंग था जिसमें मना कर दिया था। उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट की रूलिंग आ गई ओसिस रियलिटी करके, जिसमें बोल दिया कि आप ITC भी यूज कर सकते हैं प्री डिपॉजिट पे करने के लिए। उसके बाद गवर्नमेंट ने उसे एक्नॉलेज किया हुआ है, और रूल्स में वो जो फॉर्म है उसमें आप APL 01 अगर यूज करेंगे ना, तो उसमें सर क्रेडिट भी यूज कर सकते हैं और कैश भी यूज कर सकते हैं एज पर योर डिस्क्रिप्शन। बट सर बेटर यह है कि APL 01 के थ्रू ही करें। मतलब DRC 03 करेंगे वो अगेन प्रॉब्लम आएगी बाद में, वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स। वो तो अलग सर चीज है कि फिर वो हाई कोर्ट में अपील वगैरह किया जाए। बट बेटर ये है कि आप बोलिए बोलिए सर। सर ये मैं कह रहा हूँ, जो GST अपील 01 है, उसमें उसमें से जो है डिपॉजिट हो जाएगा ना, जो कैश लेजर में पैसा पड़ा हुआ है। हाँ सर, कर सकते हैं आप, कैश लेजर में जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है सर, बस। ओके सर, थैंक यू सर। अब अजय बोथरा साहब कलकत्ता, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ जी। जी अजय भाई बोलिए। अजय जी बोलिए, आपका अनम्यूट है। आपने फिर म्यूट कर लिया फोन अपना, अनम्यूट करिए। अजय अजय बोथरा जी कलकत्ता, अपना अनम्यूट करिए। हाँ जी आ रही है। नमस्ते सर। नमस्कार। एक तो सर अजय शर्मा सर जी का एक नंबर चाहिए मेरे को, और सर से एक तो क्वेश्चन पूछना इनसे। ये बोलिए। अभी जैसे मैं एक प्रॉपर्टी ले रहा हूँ तो वहां तो मेरी रजिस्ट्री फीस लगेगी, तो उसमें क्या GST का भी लगेगा क्या टैक्स? हेलो, रजिस्ट्री फी पे आप कह रहे हैं मैं अभी जैसे टैक्स प्रॉपर्टी लगेगा खरीद नहीं रहा हूँ, लगेगा? एक प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, तो हाँ। डिपार्टमेंट तो रजिस्ट्री फीस लेगी ना मेरे से प्रॉपर्टी की? वो स्टेट अथॉरिटी जो लेती है, जो आपका डिपार्टमेंट, हाँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट। हाँ, वो फीस हम्म। लेगा? उस पे वो तो सर वो स्टेट के बायलॉज होते हैं ना, वो तो स्टेट के अकॉर्डिंग वो डिटरमिन करते हैं ना कि रजिस्ट्री फी वगैरह कितनी होगी, वो तो लेंगे ना। वो लेंगे, और फिर उसमें GST भी देना होगा? नहीं sir, उसके लिए एग्जाम्पशन दिया हुआ है ना कि रजिस्ट्रेशन वाले जो हैं किसी लॉ में करवा रहे हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, वो एग्जाम्प्ट किया हुआ है सर। एग्जाम तो क्या? ठीक है सर, ये हम्म। मालूम नहीं था। सर हर सर, सर जी अजय सर, शर्मा सर का एक बार खोल दीजिए ना, उनका नंबर लेना है। मैं भी थोड़ी देर में दे दूंगा सर, अच्छा मुझे वेबिनार के ओके। बाद। अच्छा, ND बोर्ड के साथ कोल्हापुर। सर अनम्यूट कर लीजिए बोर्ड के साथ अपना। ND हेलो बोर्ड के सर। साथ। जी जी सर। हाँ सर, मेरा सवाल ऐसा है। हेलो सर। ये सर, हाय सर, बताइए। हाँ हाय सर। एडवोकेट ND बोर्ड के फ्रॉम कोल्हापुर महाराष्ट्र। ये सर सर बताइए। मेरा जो क्लाइंट है ना, वो लैंड ओनर है। हम्म। उसने लैंड डेवलप करने के लिए डेवलपर को दिया है अंडर एग्रीमेंट। वो डेवलप कर रहा है। जैसा भी वो डेवलप हो जाएगा, उसका रेशियो जो 40% फ्लैट्स इमूवेबल प्रॉपर्टी विल बी गिवन टू द लैंड ओनर and 60% will be वो लैंड डेवलपर है रिटर्न करेगा। रिटेन। बोथ आर रजिस्टर्ड अंडर GST एक्ट। ठीक है। जो भी बना रहे हैं, जो भी फ्लैट्स वगैरह बना रहे हैं ना, नॉन अफोर्डेबल है। ठीक है। तो अभी जो ये लैंड ओनर के शेयर में जो भी कोई प्रॉपर्टी हुए फ्लैट्स आएंगे, वो जब भी बेचेगा तो उसको तो कोई IT से नहीं मिलेगा,
तो नॉन अफोर्डेबल है तो 5% जीएसटी लगा के वो बेच सकता है? सर आपका क्वेश्चन प्लॉट से नहीं है, कंस्ट्रक्शन वाले से रिलेटेड है। Yes, आप yes, sir, ये yes, कह रहे, yes. ठीक है ठीक है, मैं आ रहा हूँ उस पॉइंट पे। तो सर ये देखेंगे ना, इसमें जो डेवलपर जो एरिया देगा लैंड ओनर को, उस पे तो Yes, sir. पहले डेवलपर कंस्ट्रक्शन सर्विस मानते थे, एफएडेबल है तो 1% या अदरवाइज 5% टैक्स चार्ज करेगा। और जो वो टैक्स जो चार्ज करेगा ना डेवलपर लैंड ओनर को, उसका आईटीसी लैंड ओनर को भी मिल जाएगा अगर लैंड ओनर सेम रेट पे आगे बेचता है तो। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, बट नहीं सर, मुझे नहीं समझा सर, फिर हाँ, फिर एक बार बोलिए। हाँ आईटीसी उसको मिल जाएगा लैंड ओनर को। बट सर आप ये इंडस्ट्री जो देखेंगे ना, जो सेल ऑफ फ्लैट्स वगैरह होता है, उसमें हाँ एक पॉइंट होता है कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट। बराबर है सर। कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने के बाद अगर कुछ आप सेल करते हैं तो हाँ वो जी, सप्लाई ही नहीं माना जाता है। एज ए उसको रिजल्ट, टैक्स नो टैक्स इज लेविड ऑन दैट ट्रांजैक्शन। यस तो सर। अगर सपोज कीजिए कि डेवलपर ने कंस्ट्रक्शन सर्विस लैंड ओनर को दिया और हाँ जी, लैंड ओनर कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने से पहले किसी कस्टमर को बेच दिया उस फ्लैट को, या एग्रीमेंट कर लेता है फॉर सेल ऑफ द फ्लैट, तो उस पर टैक्स लगेगा। दूसरा, जो टैक्स डेवलपर ने लैंड ओनर को चार्ज किया, उसका आईटीसी लैंड ओनर यूज कर सकता है फॉर पेमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, जो टैक्स आउटवर्ड सप्लाई पे पे करेगा। अच्छा अच्छा। तो सर ये नॉन अफोर्डेबल है तो ये लैंड ओनर 5% एट द रेट ऑफ 5% सेल करेगा, जीएसटी 5% लगा के? सर यहाँ पे कंफ्यूजन इसलिए आती है ना, ये जो 1% या 5% का रेट है ना, वो जनरली बोलता है कि आपको आईटीसी नहीं ले सकते उसमें। बट उसका एक एक्सेप्शन है, वो नोटिफिकेशन आप रीड करेंगे ना, उसमें कंडीशंस दे रखा है। उसमें ये बोलता है कि अगर लैंड ओनर डेवलपर जो रेट चार्ज कर रहा है लैंड ओनर को फॉर सप्लाई ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विस, उसी रेट पे अगर लैंड ओनर आगे बेच रहा है ना, तो उसको आईटीसी मिल जाएगा। एक ही एक्सेप्शन है जिसमें 1 और 5% पे भी आईटीसी मिल रहा है, दैट इज टू द लैंड ओनर। सो इट मीन्स सर, जो भी डेवलपर जो लैंड ओनर को जो भी फ्लैट दे रहा है, उसका वो जो बिल करेगा उसका आईटीसी लैंड ओनर को मिल जाएगा। करेक्ट करेक्ट। और वैल्यू एडिशन जो भी है, वैल्यू एडिशन जो टोटल जो अमाउंट है, उसके ऊपर लैंड ओनर को जीएसटी लगाना चाहिए, आप पूरे पे टैक्स लगाएगा। आईटीसी का क्रेडिट उसको मिल जाएगा। करेक्ट करेक्ट। यस सर, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, ओके। और किसी साथी का कोई सवाल हो? गणेश झालं तुमचा? हेलो, किसी और साथी का कोई सवाल हो, हैंड रेज कर दें। विलास खड़से साहब, कोई सवाल होगा आपका? सूरत से अनम्यूट करो आपको अगर आप कहें तो। विलास भाई अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को अगर कोई सवाल होगा आपका। जी नहीं सर, नहीं। ठीक सर। हाँ सर। अशोक चतुर्वेदी साहब, अगर आपको कोई सवाल हो तो अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। अजय बोथरा जी, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको, पूछिए सवाल। सर इसमें फिर इनपुट क्लेम जो लेना होगा उसका कोई टाइम पीरियड का बाउंडेशन है कि खुला रहेगा? प्रॉपर्टी तो कब बिकेगी कोई ठीक तो है नहीं। सर आईटीसी तो जनरली आप अवेल कर ही सकते हैं ना, यूटिलाइजेशन का तो कोई टाइम लिमिट ही नहीं है ना जीएसटी लॉ के अंदर। नहीं, जैसे बिजनेस में अलग है तो हम लोगों को तो टाइम पीरियड है, जैसे जो है कर सकते हो, कुछ लेट हुआ तो बाद में वो हो जाएगा। लेकिन प्रॉपर्टी वाले की आइडिया नहीं मेरे को, मैं वो आपसे समझना चाहता हूँ कि आप, मैंने प्रॉपर्टी स्टार्ट तो की 2000 समझ लीजिए 22 में, और सेल होना शुरू हुआ मेरा 2024 में। पैसा तो मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया, उसका आईटीसी में पेमेंट मिल रहा है, तो उसका आईटीसी कैसे मिलेगा? 2 साल बाद मिलेगा? ठीक है सर, पहला पॉइंट तो ये आता है कि अगर आपका ये आरआरईपी प्रोजेक्ट है जहां पे आप 1% या 5% इफेक्टिव रेट चार्ज करते हैं, वहां तो रियल एस्टेट में आईटीसी ही नहीं मिलता है। आईटीसी सिर्फ और सिर्फ अदर देन आरआरईपी प्रोजेक्ट है, बेसिकली कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स जो है उसमें आपको आईटीसी मिलता है, जहां पे आप रेट 12% चार्ज करते हैं।
तो अगर आपका कोई कॉमर्शियल प्रोजेक्ट है और आपने सपोज कीजिए उस कॉमर्शियल प्रोजेक्ट को 2022 में स्टार्ट किया और अल्टीमेटली वो 2027 में कंप्लीट होगा, तो हमारा पर्पस क्या है कि कॉमर्शियल प्रोजेक्ट बनाना और उसे बेचना, जो कि एक टैक्सेबल सप्लाई है। इंटेंशन है टैक्सेबल सप्लाई करना। तो फर्स्ट बेस से ही आप आईटीसी अवेल कर सकते हैं। और जब आप बेचेंगे, हो सकता है कि 2022 में स्टार्ट किया, कुछ बुकिंग आप पहले कर लेंगे 22 में ही, कुछ 23 में करें, कुछ 24 में करें, कुछ 25 में करें, 27 से पहले हो सकता है 90% यूनिट्स आप बेच दें और 10% यूनिट आपका रह गया। तो आप आईटीसी तो यूज करते जाएंगे और यूटिलाइज भी करते जाएंगे उसको। अब 27 में जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ जाएगा, तो उस केस में सर आपको वो जो रिवर्सल का फॉर्मूला जो दिया हुआ है ना रूल 42 और 43 के अंदर, उसके अकॉर्डिंग रिवर्सल करना पड़ेगा। क्योंकि जो ओसी के बाद, कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद जो आप यूनिट्स बेचते हैं, वो सप्लाई नहीं मानी जाती है और उस पर टैक्स नहीं लगता है। वो इन प्रोपोर्शन टू ये जो एग्जेम्प्ट सप्लाई, और इसको एग्जेम्प्ट सप्लाई भी सेक्शन 17(3) ने मान लिया है रिवर्सल के लिए। तो इन दैट प्रोपोर्शन आपको रिवर्सल करना पड़ता है। तो आपका क्वेश्चन जो है आईटीसी मिलेगा, उसको यूटिलाइज भी कर सकते हैं, बट जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट आएगा ना, फिर आपको वर्किंग करनी पड़ेगी और रिवर्स करना पड़ेगा इन प्रोपोर्शन टू अनसोल्ड एरिया, अनसोल्ड कारपेट एरिया। ठीक है सर, ओके। ये अजय संजय भाई जी। अरे कुंदर सर, मेरा एक क्वेश्चन ये था सर कि सपोज है जो आपने कंप्लीशन सर्टिफिकेट वाली बात बता रहे हैं, यदि कोई भी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर सपोज है उसके 75 फ्लैट्स बने हुए हैं, जिसमें से 60 फ्लैट्स में रेजिडेंट रह रहे हैं, रेस्ट 15 फ्लैट अंडर कंस्ट्रक्शन है, और उसमें यदि वो बाद में सेल करता है, फ्लैट ही सेल करता है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट तो पूरा कंप्लीट होने पे मिलेगा। बट जहां तक मुझे थोड़ा सा याद है कि इसमें आया था कि यदि जहां पर लोग रहने लगे हैं, तो उस कंडीशन में भी सेल पे टैक्स नहीं लगेगा। क्या ये सही है? ये करेक्ट, ये सही है। बट सर प्रॉब्लम आएगी, बट ये 60 लोग जो है, अगर हम एग्जांपल लें, जो आपका एग्जांपल था कि मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, उसमें 75 फ्लैट थे, 60 में लोग रह रहे हैं, तो ये बिना सर्टिफिकेट के कैसे अलाउ करेंगे? कंप्लीशन अभी 15 का चल रहा है, 60 कंप्लीट कैसे हो गया होगा? 60 नहीं, नॉर्मली क्या हो जाता है सर, जो हो जाता है रिजाइडिंग होता है या सेमी फिनिश्ड हो जाते हैं और वो कंप्लीट नहीं होता है प्रोजेक्ट, और जो जिसमें हो जाते हैं लोग रहने आ जाते हैं। क्योंकि सर नॉर्मली क्या होता है कि जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, वो तो उनके पास ये कि 100 पूरी यूनिट जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएंगी, तब तक वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं देते हैं। ओके, मेरा जो क्वेश्चन ये है कि वो जो रेस्ट 15 के लिए जो मैं मटेरियल यूज कर रहा हूँ, उससे मैं आईटीसी रजिस्टर्ड व्यापारी से ले रहा हूँ, रजिस्टर्ड डीलर से, ऑल्दो मैं उसको अभी कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, तो क्या उस पर कभी टैक्स लायबिलिटी बन सकती है मैं यदि सेल करूंगा? प्रोजेक्ट आपका मैं ज्यूम करता हूँ कि सिंगल प्रोजेक्ट है, सिंगल लाइसेंस आया था, 60 यूनिट कंप्लीट हो गया, 15 अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो सर इसमें प्रॉब्लम आ सकता है। मतलब एक व्यू तो ये है कि आप ये बोलें कि जो बोलते हैं ना, जो आप शेड्यूल 3 रीड करेंगे, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 कलेक्टिवली रीड करेंगे, तो उसमें पैरा 5 बोलते हैं कि रिसीट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर। फर्स्ट ऑक्यूपेशन जो है ये है ना, ये उसके कॉन्टेक्स्ट में दिया हुआ है कि अगर उसमें फ्लैट्स में लोग अगर रहने लगते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तो रिमेनिंग यूनिट्स भी वो नॉन टैक्स, वो क्या बोलते हैं, ये शेड्यूल 3 वाली सप्लाई हो जाएगी और उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अगर आउटवर्ड सप्लाई पे टैक्स नहीं लगता, तो फिर अगेन आईटीसी भी नहीं ले सकते। एग्जैक्टली मेरा वही क्वेश्चन है कि आउटवर्ड लायबिलिटी आएगी नहीं ना, क्योंकि वो शेड्यूल 3 के अंदर कवर्ड हो जाएगा। कवर हो जाएगा जी सर, बट डिपार्टमेंट डिस्प्यूट भी कर सकता है, इसके लिए आपको वो सारे, ये सर वो बेटर ये रहेगा कि आप डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दें पहले ही कि ये मतलब इतने लोग ऑक्यूपाई वगैरह कर रहे हैं, और कुछ तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे जिसके बेसिस पे आप ये बोलें कि ये कंस्ट्रक्शन वगैरह कंप्लीट हो रखा है और बाकी का चल रहा है। नहीं, रजिस्टर्ड जैसे हम लोग जो डीड हो जाती है, डीड रजिस्टर्ड हो जाती है उनमें फ्लैट्स की, उसमें लोग ऑक्यूपाई रहते हैं, उनके इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाते हैं, उनके इंडिविजुअल मीटर्स लग जाते हैं कंजम्पशन के, वो सारे डेफिनेशन होते हैं, टेलीफोन कनेक्शन है। आर्ग्यू कर सकते हैं कि इस पे टैक्स नहीं लगेगा, शेड्यूल 3 में कवर्ड है ये। ठीक है। सेकंड वन ये है सर, अपनी पीपीटी शेयर कर दीजिएगा प्लीज, मैं बहुत अच्छा आपका डेलिब्रेशन है। यस सर, बिल्कुल, नो प्रॉब्लम। अशोक चतुर्वेदी जी, आपका हैंड रेज है, अपना अनम्यूट कर लीजिए। अशोक चतुर्वेदी जी, जी सर पूछिए, सवाल पूछिए। अशोक भाई सवाल पूछिए अपना, आपने अनम्यूट किया था अपना अभी।
अशोक चतुर्वेदी जी, अपने अनम्यूट कर हेलो लीजिए। सर, आवाज आ रही है? ये आ रही। सर क्वेश्चन ये है कि कंपनी ने जमीन खरीद लिया और उसको डेवलप करके फिर लैंड को बेचा, तो कंपनी का जो आईटीसी है उसको क्या करना चाहिए? रिवर्स करना चाहिए कि ये आईटीसी होल्ड करना चाहिए? जो कंपनी डेवलपमेंट ने में मटेरियल लगा। लैंड को डेवलप किया, मतलब आप प्लॉट की बात कर रहे हैं? जी बेयर लैंड को आपने प्लॉट में बना दिया और उससे रिलेटेड आईटीसी ले लिया है और प्लॉट को बाद में बेचेंगे, ये कह रहे हैं आप? जी सर प्लॉट जब बेचेंगे तो वो तो शेड्यूल 3 वाली सप्लाई है ना, उस पर टैक्स नहीं लगेगा ना, तो आईटीसी भी नहीं ले सकते, तो रिवर्स कर दीजिए उसे। ठीक है, थैंक यू। अजय शर्मा जी, अनम्यूट कर दिया आप। सर मेरे दो छोटे छोटे और क्वेश्चंस हैं जो कि मुझे अभी दोबारा दिमाग में क्लिक हुए, तो आई थॉट मैं आपसे उन पे भी आपका ओपिनियन ले लूं। यस सर। पहला क्वेश्चन तो सर ये है कि मेरा कमर्शियल प्रोजेक्ट है जहाँ की मेरे को आईटीसी मिल रही है, ठीक है सर। अब वहां पर सर मान लीजिए कि 1 लाख रुपए का मैं एक शॉप सेल कर रहा हूँ, ठीक है सर, और जो मेरा लमसम सेल है दैट इज 1 लाख ओनली सर। जो मेरी सेल डीड होगी वो भी 1 लाख की ही होगी सर। मैंने जीएसटी पार्टी से कहीं कोई अलग से नहीं लिया है। इट मीन्स दैट 12% जीएसटी इज इंक्लूडेड इन माई टोटल रिसिप्ट ऑफ 1 लाख सर। तो क्या ये कहीं डिस्प्यूटेड हो सकता है सर इन द आइज ऑफ जीएसटी सर? सर ये तो कॉन्ट्रेक्चुअल लेवी है ना, जो भी ये सर्विस टैक्स जीएसटी वगैरह है ना, वो तो जी कॉन्ट्रेक्चुअल लेवी है। तो हम ये बोल सकते हैं कि पार्टीज ने एग्री करा हुआ है कि ये ऑल इंक्लूसिव है। जो 1 लाख रुपए मैं चार्ज कर रहा हूँ फ्लैट को सेल करने के लिए, वो इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्सेस है। अगर एग्रीमेंट हमारा ऐसा कंटेम्पलेट कर रहा है राइट तो सर, ऑल इंक्लूसिव मान के आप रिवर्स कैलकुलेट करके पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राइट सर, राइट सर। अब इसी में सर एक और मेरा दूसरा क्वेश्चन है सर हम्म। कि मैंने 1 लाख का शॉप सेल करना था, ठीक है सर। अब जी सर। इसको हम भूल जाते हैं अपने पहले वाली कंडीशन को, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। मेरे को उस पर 12% टैक्स देना था सर। अब कमर्शियल प्रोडक्ट पे मेरे को आईटीसी तो मिलनी है सर, से मेरा टैक्स जाना था 12,000 रुपए का, पीछे मेरे पे 6,000 रुपए की आईटीसी है सर। तो अब मेरे को 7,000 रुपए का ही टैक्स देना है सर। तो जैसा कि गाइडलाइन है सर जीएसटी का टाइम टाइम पर उन्होंने कहा है कि आईटीसी का बर्डन आपको बचाना है अपने प्रोस्पेक्टिव बायर से, जिससे रियल एस्टेट डेवलप हो सके। तो व्हाट जीएसटी डिपार्टमेंट इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी दैट आई शुड नॉट चार्ज दोज 5% जो कि मैंने आईटीसी से एडजस्ट किए हैं सर। आई शुड चार्ज ओनली 7% फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव बायर सर। तो क्या सर मैं सही कह रहा हूँ सर, ऐसा होना चाहिए या मैं पूरा 12% ही चार्ज कर लूँ? नहीं नहीं, मैं तो सर एक बार अगेन रिपीट करेंगे, क्वेरी क्लियर नहीं हुआ मुझे। सर क्वेरी ये है कि 1 लाख का मेरा सेल्स प्रोसीड है जिसपे मेरे को 12% जीएसटी लेकर जमा करना है सर, ठीक है सर। 5 रुपया मेरे पे आईटीसी भी है सर उस 1 लाख का जो मैं माल बेच रहा हूँ, तो मैंने मटेरियल खरीदा होगा सर। दैट मटेरियल इन्वॉल्व सर से 5,000 रुपीज आईटीसी सर। ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूं सर, जीएसटी भी यही चाहता है कि मैं अपने प्रोस्पेक्टिव बायर पर इसका लोड ना आने दूं। अब 5,000 का आईटीसी तो मेरे पे है ही सर, तो मैं इसको अपनी कॉस्ट में ना एड ऑन करते हुए सर इसका रिलीफ दे दूं अपने बायर को और उससे केवल 7,000 रुपए लेकर जमा कर दूं पूरा 12%। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना सर। आप तो 12,000 चार्ज कीजिए ना उससे, कस्टमर से 12% चार्ज करेंगे और जी 12,000 टैक्स पेबल है आउटवर्ड सप्लाई पे। 5,000 आपके पास ऑलरेडी आईटीसी पड़ा हुआ है, तो ऑलरेडी है सर। रिमेनिंग 7,000 आपको कैश में पे करना है। अब इसमें प्रॉब्लम ये आया सर कि जी अब एग्जैक्टली आई डोंट नो, मगर मैं देख कर बता दूंगा, फिलहाल मेरे पास नहीं है कि इसमें एक सर आया था, उनका गाइडलाइन भी आया था जीएसटी डिपार्टमेंट का कि आप अगर आपके पास है आईटीसी एनरिचमेंट है तो यू शुड ट्रांसफर दैट कंपोनेंट टू योर प्रोस्पेक्टिव बायर। सर वो अलग चीज था, वो एंटी प्रॉफिटरिंग वगैरह से रिलेटेड है, वो तो आपके सर ये उसमें कवर नहीं होगा सर फिर ये? सर एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए कि आज के डेट में मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया, रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट एक बनाया, 12 कमर्शियल प्रोजेक्ट है, 12% टैक्स चार्ज करना था। और सपोज कीजिए कि पूरे फ्लैट पे जो लायबिलिटी है मेरे पास, एग्जांपल लेते हैं कि 25 लाख मुझे टैक्स पे करने हैं। मैंने जो इनवर्ट साइड में जो भी गुड्स या सर्विसेज रिसीव किए थे उस पे मैंने 12 लाख टैक्स पे कर दिए। टोटल टैक्स मुझे पे करना है कितना? 25 लाख। 12 लाख मेरे पास है तो 13 लाख ही तो मैं कैश से पे करूंगा। 12 लाख तो ऑलरेडी, 12 लाख जो मेरे आईटीसी लेजर में है उसे यूज करते हुए आप रिमेनिंग 13 लाख कैश में पे कर दीजिए।
ट्रांजैक्शन सेटल्ड, इसमें बायर से तो मैं पूरे 25 लाख ही कलेक्ट करूंगा, जो इंडिविजुअल पूरा बायर से 12% ही रिसीव करूंगा बायर से। करेक्ट 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 सर, राइट सर। So there is no harm in collecting हाँ हाँ बिल्कुल, ये लीगल है सर, GST from the buyer. टोटली लीगल है ये, बिल्कुल। Won't be questionable, हाँ? राइट। Right, okay, thank you. अगर किसी और साथी का कोई सवाल हो तो अपना हैंड रेज कर दें, अदरवाइज हम वाइंड अप करें। कोई नहीं, तो मैं आज के इस अपना वेबिनार को सम अप करने के लिए, वोट ऑफ थैंक्स के लिए इनवाइट करूंगा आगरा से हमारी मेंबर, एग्जीक्यूटिव मेंबर सुनीता गोलानी जी को, कि आप वोट ऑफ थैंक्स कर रहे हैं आज के हमारे स्पीकर का, सरस्वती पुत्र श्री कुंदन कुमार जी का। और इसके बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि राष्ट्रगान के लिए भी आप ही करेंगे, और सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने स्थानों पर इसके बाद मैडम के वोट ऑफ थैंक्स के बाद सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं कुंदन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने, जैसा कि मैंने पूरा नहीं सुना, कुछ रीजन था जिसकी वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर पाई थी, लेकिन कुछ देर से मैं देख रही हूँ काफी अच्छा आपका डेलिब्रेशन हुआ है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं उपकास की तरफ से, हमारे फाउंडर मेंबर हर्ष शर्मा जी की तरफ से, और हमारे अध्यक्ष भदौरिया जी की तरफ से, महामंत्री जी उपाध्याय जी की तरफ से, और पूरे उपकास की तरफ से, और जितने भी साथी हमारे बैठे हैं उन सब की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि फिर से आपकी सेवाएं हमें मिले, जिससे ताकि आज जो जितना ज्ञान मिला है और भी हमें मिल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, जितने डेलीगेट्स बैठे हुए हैं अभी, कि अगर मान लीजिए किसी की समझ में नहीं आया हो तो पूरा रिकॉर्डिंग आपका ये यूट्यूब पर है, आप इसको वहां देख सकते हैं। अपना रजिस्ट्रेशन कर लें, आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैडम आप प्लीज राष्ट्रगान के लिए। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंग, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल धायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। जय हो। सभी को भारत मेरा माता की जय। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। अगले शनिवार फिर आप लोगों के साथ मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच सर। कुंदन सर बहुत अच्छा टॉपिक रहा, बहुत बढ़िया डेलिब्रेशन। ये सर मुझे भी काफी अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू। पीपीटी जरूर शेयर कर दीजिएगा। जी मैम, बिल्कुल। पीपीटी सर आप प्लीज मेरे को शेयर कर दीजिएगा, मेरे को व्हाट्सएप पे या मेल पे भेज दीजिएगा।